अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ अपडेट कर दूं आप लोगों को कि जब आपके पास कोई भी केस स्टडी आएगी और कोई भी प्रॉब्लम सेट आएगा, तो ज़ाहिर है आप जब किसी भी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे और उस वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देगा। लेट से कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपसे बनवाना चाहता है, कोई स्कूल है। पाकिस्तान में कई स्कूल्स हैं, कई ऑनलाइन स्कूल्स भी हैं, सिटी स्कूल है। लेट से आपके पास कोई भी स्कूल है, वो आपसे अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहता है, तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देगा। तो जब वो अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन कर रहा होगा, अपना बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन कर रहा होगा, तो वो बिजनेस प्रॉब्लम आपने अच्छी तरीके से राइट डाउन करना है। जब आप उससे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे सेशन, वो आप जूम पे भी कर सकते हैं, वो आप ईमेल पे भी ले सकते हैं, चैट पे भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन के। एंड देन उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से वो जो आपको देगा, आपने एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एंटिटीज क्या होती हैं, जो नाउन्स हैं, जो उस डोमेन के नाउन्स हैं। वो नाउन के जिन हर नाउन को आप गैदर नहीं करेंगे, आपने उन नाउन्स को रिकॉर्ड करना है जिनसे रिलेटेड डाटा को वो गैदर करना चाह रहा है। लेट से वो स्टूडेंट का डाटा गैदर करना चाह रहा है, वो टीचर का डाटा गैदर करना चाह रहा है, वो लेट से कि आपके कोर्सेज के डेटा को प्रोसेस करना चाह रहा है। वो डेटा, वो नाउन्स जो प्रोसेस का पार्ट हो, जो प्रोसेस में एंगेज हो, जिन जो प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को ले रहे हो और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवा रहे हो, तो ऐसे नाउन्स को आपने कलेक्ट करना है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कोर्स है, टीचर है, क्लास है, ठीक है, अटेंडेंस है, ठीक है। और क्या हो सकता है? ग्रेडिंग हो सकती है उनकी, असाइनमेंट्स हो सकते हैं उनके, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उनके। ये सारी वो चीजें हैं, ये सारे वो नाउन्स हैं जो कि जिनसे रिलेटेड आप डाटा को कैप्चर कर रहे हैं। और ये कैसे पता चलेगा? ये जब आपको क्लाइंट अपनी केस स्टडी देगा, पेमेंट्स हैं, एग्जैक्टली फीस की पेमेंट्स हैं। तो जब क्लाइंट आपको अपनी डिटेल्स देगा, उस वक्त आप ये सारा डेटा उससे कैप्चर कर रहे होंगे और आपको वही आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, इसमें नाउन वो कौन सा नाउन होगा जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा या करूंगी, कि जो हमारे डेटाबेस का पार्ट बनना चाहिए, जिस इंफॉर्मेशन को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड नहीं की तो सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। फिर वो जो नाउन आपने कलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं जो सिस्टम में जो क्लाइंट आपको बता रहा है। जैसे कि स्टूडेंट से रिलेटेड वो बता रहा है कि भाई स्टूडेंट का आईडी आपने नोट करना है, स्टूडेंट का जिसे कहते हैं ना कि नेम है, एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, ब्लड ग्रुप है। ये सारी नोट करनी है अपने इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से रिलेटेड। फिर आपने जनाब टीचर्स की भी यही इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और उसकी स्पेशलाइजेशन किस कोर्स की है, ये गैदर करना है, कैप्चर करना है। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं, वो क्लास कोर्सेज कोर्सेज कौन कौन से ऑफर कर रहा है स्कूल, कौन कौन सी क्लासेस ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने एट्रीब्यूट्स की कैप्चर करनी है। और एट्रीब्यूट्स की जब इंफॉर्मेशन ये कैप्चर हो जाएगी, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या बन जाएंगे आपके पास? ये कॉलम्स बनेंगे, फील्ड्स बनेंगी, ठीक है। और ये जो नाउन्स होंगे जिनसे एसोसिएटेड ये एट्रीब्यूट्स होंगे, वो आपका टेबल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये चीजें कैप्चर करनी है बिजनेस प्रॉब्लम में से। तो ये वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें फिर जब ये हम कैप्चर कर लेते हैं, और इन 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 चीजों को लेकर हम डेटाबेस में सारे टेबल्स बना लेते हैं, तो फिर हम डेटाबेस के ऑपरेशंस स्टार्ट करते हैं। उन ऑपरेशंस में क्या होता है? आप डेटा को रीड करते हैं, यानी कि आप सेलेक्ट की क्यूरीज लिखते हैं, डेटा की रिट्रीवल करते हैं, डेटा को पोस्ट करते हैं यानी अपडेट करते हैं, और इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें इंसर्ट की क्यूरी आएगी, और उसके अंदर फिर उसके बाद आपके पास जो है वो अपडेट की क्यूरी आएगी। डेटा को डिलीट करते हैं, डिलीट की क्यूरी आएगी, ठीक है। तो ये वो चीजें जो हम परफॉर्म करते हैं। अब इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कई वेज हैं। हम डायरेक्ट क्यूरीज अपने प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा हम प्रोसीजर्स, फंक्शंस और व्यूज भी बना सकते हैं, जिनके थ्रू हम क्यूरीज की जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होती है, उसको बजाय इसके कि क्लटर्ड करें अपने प्रोग्राम के अंदर, हम उसको डीक्लटर करते हैं अपने प्रोग्राम को, और ये सारी लॉजिक हम डेटाबेस के इन फंक्शंस में, प्रोसीजर्स में और व्यूज के अंदर लिख देते हैं। और वहां अपनी जो हमारा प्रोग्राम होता है, यानी हमारा जो सोर्स कोड होगा, चाहे वो नेक्स्ट जेएस का हो, चाहे वो रिएक्ट का हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का हो, चाहे वो, उसके अंदर हम सिर्फ उस व्यू का नाम देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को ना। कॉम्प्लेक्सिटी सारी जितनी भी होती है डेटाबेस से रिलेटेड, वो डेटाबेस के अंदर ही हम रख देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपकी प्रोसेसिंग बहुत एफिशिएंट होती है और प्रोग्राम बहुत नीट एंड क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये है। चलें शाह, प्लीज स्टार्ट करें। थैंक यू।
ओके जी। सो जैसे सर ने हमें बताया ना कि हम कोई सिस्टम बनाने से पहले उसकी सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारे पास टेबल्स बनेंगे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिस तरह से बाकी चीज़ें होंगी, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास पहले हम इसका एक लॉजिकल एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास इस तरह से, फिर हमारे पास एक वर्चुअल होता है, फिर हमारे पास एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी। पिछली बार भी हमने इसी तरह से किया था और हमने इसको प्रैक्टिकली बनाया भी था। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमने एक पीडीएफ तैयार की है, तो इसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सो काफी कंसाइज है, अच्छी सी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इन टेबल्स के दरमियान फिर हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो भी हमने डिफाइन की है, ठीक है, वो रिलेशनशिप भी हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस वन। सो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आता है ना, दैट इज क्रिएटिंग अ डेटाबेस, ठीक है। सो हमने यहाँ पे अपना वर्क बेंच जो है ये ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स क्रिएट अवर डेटाबेस फर्स्ट। तो यहाँ पर हम अपना डेटाबेस जो है क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एंड हमारे डेटाबेस का नाम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। हमारे पास हमारे डेटाबेस का नाम होगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस। नाउ लेट्स क्रिएट अवर डेटाबेस, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू यूज अवर डेटाबेस। अच्छा जी। अब हमें क्या करना है, जो रेलिवेंट टेबल्स है, ठीक है, जो हमें रेलिवेंट टेबल्स चाहिए जो हमारे पास बनेगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। जैसे हमारे जहन में क्या चीजें आ सकती है जब हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सुनते हैं। हमारे पास स्टूडेंट आ सकता है, हमारे पास कोर्सेज आ सकते हैं, हमारे पास इनरोलमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या आ सकता है, रिजल्ट्स वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं। अब फिर फर्दर इन टेबल्स के अंदर हमारे पास जो एंटिटीज आएंगी, ठीक है, फर्दर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इनको उठा देते हैं यहाँ से, ठीक है। क्रिएटिंग टेबल्स नाउ। अब हमारे पास जो स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, देखें। स्टूडेंट आईडी है हमारे पास, जो कि प्राइमरी की होगी, यूनिकली आइडेंटिफाइबल होंगे हर स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि नाम तो हमारे पास सेम हो सकते हैं। इसी वजह से हमने यूनिकली आइडेंटिफाइबल की उठा ली है। इस तरह से हमारे पास नेम होगा, ईमेल होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा उसका, ठीक है। तो ये एक टेबल है। सो लेट्स पिक दिस अप। अच्छा, इसमें शहाब एक में एक हमारे पास छोटी सी चीज एक ऐड कर देता हूँ। देखें, ये जो आपने जी इंफॉर्मेशन कैप्चर की है शहाब ने, इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी यही फील्ड्स हों। हो सकता है जो क्लाइंट जिसके लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हैं वो आपसे ये कहे कि भाई मुझे स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप भी जो है वो नोट करना है, तो फिर आप वहां पर ब्लड ग्रुप की फील्ड भी ऐड कर देंगे। अभी क्योंकि हम आपको एक सैंपल दिखा रहे हैं, बनाकर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप डेटाबेस की मॉडलिंग करेंगे, फिजिकल किस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे डेटाबेस में जाके, तो इसलिए समझाने के लिए, तो आपकी फील्ड ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती हैं, तो ये अपने पास नोट रखिएगा। जी साहब। जी। सो इस तरह से यहाँ पे भी तो खैर डेट ऑफ बर्थ है, जैसे सर ने कहा कि ब्लड ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी अगर इम्पोर्टेंट वो हो, जैसे एड्रेस होता है, एड्रेस तो एसेंशियल होता है। एड्रेस इज वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स दैट वी कैन ऐड टू आवर टेबल्स, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि क्लाइंट जो चाहता है उसने आपको एक चार्ट देना है, वो उसको पता होगा कि मैं क्या चीज जो है मुझे बनानी, किस तरह की एप्लीकेशन मुझे चाहिए। तो अगर उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपने उसका डेटाबेस बनाना है, ठीक है, तो आपको फिर काफी चीजें उसमें ऐड करनी होंगी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो वो डिपेंड करता है। सो उस टाइम पे फिर क्लाइंट्स के साथ आपका कोऑर्डिनेशन भी ऐसा होना चाहिए कि यू हैव टू लिसन टू एवरीथिंग ही सेज। तो अगर कुछ क्लाइंट टेबल पे नहीं ला पा रहा हो, क्योंकि वो तो टेक्निकल बंदा नहीं है, ज्यादातर हमारे पास क्लाइंट टेक्निकल नहीं होते, तो अगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो खुद नहीं समझ पा रहा, तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास एसेंशियल है एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए, ताकि फिर बाद में जाके आपके पास कुछ उसमें डाउन साइड वगैरह ना हो एप्लीकेशन में। सो दैट्स द मोस्ट एसेंशियल थिंग। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर दिया है। नाउ अब हम एक दूसरा टेबल क्रिएट कर देते हैं, कोर्सेज, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे पास कोर्सेज होंगे, और ये जो कोर्सेज हैं इसको आप देखें, हमारे पास इसके अंदर क्या है, कोर्स आईडी है, ठीक है। लेकिन इसका रिलेशन किसी के साथ फिलहाल नहीं है, ठीक है। बाद में हम इसको रिलेट करेंगे दूसरे टेबल के साथ। इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अ स्टूडेंट नाउ। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोर्स नेम है एंड क्रेडिट्स है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है और नॉट नल है। अब नॉट नल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या,
कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो सॉरी कॉलम्स हैं, ठीक है, इन कॉलम्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? नॉट नल होंगी, मतलब उसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए, सही। ये खाली नहीं हो सकते, आप खाली नहीं छोड़ सकते इनको, तो अच्छा दीज आर इसमें जस्ट। अच्छा इसमें एक शहाब एक चीज जी मैं थोड़ी सी ऐड करता हूँ कि जो जी आपने जी नॉट नल लिखा है, देखें अगर आप नॉट नल, जब शहाब ने ये लिख दिया, मेंशन कर दिया कि ये कॉलम नॉट नल है, इसमें कभी भी नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, तो लेट से अगर आप जबरदस्ती इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करने जाएंगे नल और इसको एम्प्टी रखेंगे, तो ये आपको एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट नहीं करने देगा और आपको एरर थ्रो करेगी डेटाबेस। तो ये ब्यूटी है इस जी चीज की। तो ये कंट्रोल्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गार्बेज डेटा आपके पास ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना फाइन क्वालिटी डेटा आप कैप्चर करेंगे, उतना अच्छा आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे, उतना अच्छा आप रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर पाएंगे। अच्छा शाह, इसमें एक चीज मैं थोड़ी सी एक ऐड करना चाहूं, ये मैं आपको एक जी जी एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूं कि देखें जब आप टेबल बनाए ना, कोई भी टेबल बनाए, अब जैसे शाहब ने एक टेबल बनाया स्टूडेंट का, उसके अंदर उन्होंने ये कॉलम्स स्पेसिफाई कर लिए डीओबी डेट तक, तीन तीन कॉलम्स और ऐड किया करें हर टेबल में। बाय डिफॉल्ट तीन कॉलम्स आप लाजमी रखें। नंबर वन, एक रखें क्रिएशन डेट, कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ है, उसकी टाइप होगी डेटा टाइप डेट। दूसरा आप जी रखेंगे लास्ट अपडेटेड, कि ये लास्ट कब अपडेट हुआ है, इसकी डेटा टाइप भी होगी डेट। और तीसरा कॉलम आप रखेंगे रिकॉर्ड स्टेटस। रिकॉर्ड स्टेटस, कि अगर मैं इस रिकॉर्ड को डिसेबल करना चाहूं या एक्टिवेट करना चाहूं, बाय डिफॉल्ट वो एक्टिवेट होगा, यानी डिफॉल्ट वैल्यू रिकॉर्ड स्टेटस की एक्टिव होगी, ये बुलियन फ्लैग वैल्यू होगी, यानी कि सिंगल आप चार से या सिंगल वार चार से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? अब इसका बेनिफिट बता रहा हूं क्या होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आपकी डेटाबेस की ग्रोथ, लेट से आप एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं, एक पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की एप्लीकेशन बना रहे हैं, लेट से, या नादरा का डेटाबेस बना रहे हैं, 25 करोड़ रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है, पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड है, सारे डिटेल है। लेट से मैं ये कहता हूं कि जी आपने एक रिपोर्ट डिजाइन करनी है जिसमें उन लोगों का रिकॉर्ड दिखाना है जो इस वक्त हयात हैं, जो इस वक्त जिंदा है पाकिस्तान में। जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनका रिकॉर्ड नहीं दिखाना, क्योंकि नादरा के पास तो दोनों का डेटा आएगा ना टेबल में, कि भाई जो लोग डेथ हो गई उनका भी डेटा आ रहा होगा और जो अभी जिंदा हैं जो, उनका भी डेटा आ रहा होगा। तो जो डेथ हो गए हैं उनका डेटा को मैं क्या करूंगा, उनके रिकॉर्ड स्टेटस को मैं कर दूंगा एन। एन का मतलब है कि इनको नहीं दिखाना। और जो रिकॉर्ड मुझे दिखाने जो जिंदा है लोग, उनके रिकॉर्ड स्टेटस की फील्ड को मैं कर दूंगा एक्टिव ए। या मैं जो जिंदा नहीं है उनके रिकॉर्ड स्टेटस की फील्ड को मैं डी भी कर सकता हूं, डिसेबल। एंड ए का मतलब है एक्टिव। ये अब आपने खुद से अपनी क्यूरी के अंदर लॉजिक बिल्ड, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब कभी भी आपको डेटा की ग्रोथ एक हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड हो जाएगी, और इस चीज को कंट्रोल करना हुआ कि कौन से रिकॉर्ड्स को आपने पर्च करना है या कौन से रिकॉर्ड्स को नहीं दिखाना है, तो ये कंट्रोलिंग आप कर सकेंगे डेटाबेस लेवल पे ही कर लेंगे। नहीं तो फिर आपको ये सारी कंट्रोलिंग प्रोग्राम लेवल पे करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोग्राम लेवल पे चले गए इतनी बड़ी प्रोसेसिंग करने के लिए, तो आपकी सीपीयू के रिसोर्सेस और आपकी डिस्क आईओ के रिसोर्सेस आप खत्म हो जाएंगे उसमें, ठीक है, आपका प्रोग्राम मर जाएगा, यानी कि परफॉर्मेंस उसकी वो नहीं रहेगी। तो हमने मैक्सिमम कंप्यूटेशंस जो है ना वो डेटाबेस को ही हैंड ओवर करनी है, कि वो वहीं से हमारे पास फिल्टर्ड डेटा है, हमें प्रोग्राम में अंदर कोई प्रोसेस ज्यादा ना करना पड़े। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं आपको प्रोफेशनल टिप बता रहा हूँ कि जो डेटाबेस की जब डिजाइनिंग की जाती है टेबल्स की, तो उसमें ये तीन फील्ड्स लाजमी रखी जाती हैं। इसका फायदा अभी आगे जाके भी आपको बहुत जगह पर होगा। नंबर वन क्या फील्ड है? क्रिएशन डेट, यानी एक रिकॉर्ड जब क्रिएट हुआ है टेबल के अंदर तो वो किस डेट को क्रिएट हुआ है, नंबर वन। ये ऑडिट के, कंप्लायंस के और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट से आपकी डेटाबेस को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है जो एक्सेस कर रहा है और उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आज की डेट में ये रिकॉर्ड्स किसने इंसर्ट किए हैं, किसने ये क्रिएट किए हैं। लास्ट अपडेटेड डेट भी आनी चाहिए और आपके पास रिकॉर्ड का स्टेटस, तो तीन कॉलम होने चाहिए। ठीक है, ठीक है शाह, थैंक यू। आप लोग ये ओके नोट कर सर। लें, अगर अभी हमने ये टेबल में मेंशन नहीं भी किए तो ये आप लोग नोट कर लें अपने पास, कहीं कॉपी पे कहीं पेन पे लिख लें ये, कि ये चीजें आपने हर टेबल में डालनी है। ठीक है, ओके, ये तीन एडिशनल फील्ड है जिनको आप सबसे लास्ट में ऐड किया करें, बट किया करें, अपनी हैबिट बना लेंगे। क्रिएशन डेट, जी डेट की डेटा टाइप होगी, लास्ट अपडेटेड की भी डेट की डेटा टाइप होगी, और एक रिकॉर्ड स्टेटस की फील्ड होगी जो सिंगल करेक्टर फील्ड होगी। या तो उसमें फ्लैग होगा, वैल्यू ए होगी, या फिर वैल्यू डी होगी। ए का मतलब है एक्टिव एंड डी का मतलब है डिसेबल।
बाय डिफॉल्ट एक्टिव होगा रिकॉर्ड। ठीक है। और अब हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। इस टेबल का नाम क्या है, हमारे पास इनरोलमेंट है, ठीक है। अब इस इनरोलमेंट टेबल के अंदर हमारे पास इनरोलमेंट आईडी है, ठीक है। और इसमें हमारे पास दो फॉरेन कीज मौजूद है, जिसका नाम स्टूडेंट आईडी है एंड कोर्स आईडी है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर नीचे रेफरेंस कर रहे हैं, किसको, ओरिजिनल टेबल के अंदर, जो स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी है एंड कोर्स टेबल के अंदर कोर्स आईडी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों हमारे पास एज फॉरेन कीज यहाँ पे सर्व करेंगी, ताकि हमारे पास रिलेशनशिप बिल्ड हो यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास टेबल है, एनरोलमेंट टेबल, ठीक है, दिस वन इज कनेक्टेड टू, कौन से टेबल के साथ कनेक्टेड है, हमारे पास कोर्स टेबल के साथ कनेक्टेड है, और हमारे पास स्टूडेंट टेबल के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन क्या होगा, वन टू मैनी हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एक टेबल हमारे पास बाकी दो टेबल्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अच्छा जी। सो नाउ इसके अंदर, अच्छा एक और भी इसके अंदर क्या है हमारे पास, एनरोलमेंट डेट भी है, ठीक है। तो एनरोलमेंट की भी डेट हमारे पास मौजूद है, सही, तो वो भी हमने पास कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको रन करते हैं। ओके, मेरी साउंड, एम आई ऑडिबल? नहीं, आप हेलो। ऑडिबल हैं शहाब। आप आपकी बिल्कुल सही वॉइस आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है। वो उस तरफ ही ओके है, एंड यूजर की साइड पर है कोई इशू। ओके ओके ओके। सो नाउ अब हमारे पास जब इनरोलमेंट टेबल बन गया, तो लास्ट टेबल हमारे पास क्या है, बस रिजल्ट टेबल है, ठीक है। अब इस रिजल्ट टेबल के अंदर हमारे पास एक की है, ठीक है, फॉरेन की। ओके, लेट मी कॉपी दिस हियर। अच्छा जी। सो दिस रिजल्ट इज नाउ रेफरिंग टू विच टेबल, एनरोलमेंट टेबल को ये रेफर कर रहा है, ठीक है, रेफरेंस कर रहा है एक्चुअली। सो हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे ये मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास जो प्राइमरी की है वो क्या है, रिजल्ट आईडी है, एंड ग्रेड हमारे पास मौजूद है, एक ही ग्रेड होगा यहाँ पे, इसीलिए varchar 1 हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पर ABC या इस तरह से F तक हमारे पास इसके अंदर ग्रेडिंग होगी, ठीक है। अच्छा जी। सो इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। नाउ वी हैव मल्टीपल टेबल्स हियर। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आपको दिखेगा हमारे पास कितने टेबल्स हैं। अगर मैं टेबल्स को एक्सपैंड करूं तो कोर्सेज है हमारे पास, एनरोलमेंट्स है, रिजल्ट्स हैं, स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अच्छा, सही। अब मेन हमारे पास जो बारी आ गई है, वो इन टेबल्स को क्या करना है, पॉपुलेट करना है, ठीक है। और फिर हम मिलकर देखेंगे कि ये टेबल्स किस तरह से, हमारे पास जो डेटा है वो इकट्ठा किस तरह से हम लेकर आ सकते हैं बाहर। सही। सो जिस तरह से हम डेटा फिल करेंगे उसी के बेस पे अब डिसाइड होगा आगे कि क्या क्या हमारे पास इनका रिजल्ट है, या एनरोलमेंट डेट्स क्या है, या बाकी डेटा हमारे पास क्या बन के आया है। सो लेट्स कॉपी दिस हियर। और यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट्स के अंदर जो डेटा है वो इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, नेम, ईमेल एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज एलिस, बॉब एंड चार्ली, ये हमारे पास स्टूडेंट्स है। हम चाहते हैं तो बाकी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए बस हमने 3 ही ऐड किया है। तो स्टूडेंट टेबल जो है ये हमारे पास पॉपुलेट हो गया है। नेक्स्ट, नाउ पॉपुलेट द डेटा इन द कोर्सेस, तो इसको भी पॉपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है हम लोग क्या कर रहे थे कि हम बहुत स्पीड में, सॉरी, मैं यहाँ पे तो स्पीडी डेवलपमेंट कर रहे हैं, थोड़ी सी क्या कर रहे हैं कि हम कॉपी कर रहे हैं। लेकिन इससे पिछली जितनी भी क्लासेस रह चुकी है, सबके अंदर हमने क्या किया है, खुद से हमने मैनुअली राइट किया है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। सो दिस वन इज द लास्ट क्लास, ठीक है। अब हमें पता चल चुका है काफी एरियाज में कि टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेरीज दैट वी राइट, ठीक है। तो डेटा इंसर्टिंग वगैरह और क्रिएटिंग डेटाबेसेस एंड इंसर्ट, इस तरह से टेबल्स क्रिएट करना, तो ये सब कुछ बहुत इजी हमें अब आ गया है, हमने कई बार इसको कोड कर रखा है। सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कोड नाउ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने कोर्सेज के अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया, स्टूडेंट के अंदर इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो इनरोलमेंट है, अब इनरोलमेंट का डेटा हमें इंसर्ट करना है। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे इनरोलमेंट आईडीज वगैरह है, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं, हमारे पास डेट है जिसकी एनरोलमेंट हुई है, और हमारे पास इनरोलमेंट आईडी है, और ये जो सेकंड वाला था ये हमारे पास क्या है, कोर्स आईडी है, ठीक है। तो कोर्सेज आईडी हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी। अब नेक्स्ट
हम क्या करते हैं यहाँ पर आकर एंड में हमारे पास जो रिजल्ट है जो डिटरमाइन हो चुका है, ठीक है, सबके लिए, तो वो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ से और इसको भी पॉपुलेट कर देते हैं। अच्छा, टेबल्स फाइनली पॉपुलेट हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, जो इन टेबल्स का डेटा है उनको हमें शो करना है। अब पिछली बार हमने क्या सीखा था कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेरीज चलाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेरी जो हमारे पास बार बार यूज होगी, हम बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन क्वेरीज का हम प्रोसीजर बना लेते हैं, ठीक है। या तो वो प्रोसीजर जो है हमारे पास एक सेफ क्वेरी होती है जिसको हम चलाते हैं विदाउट रिवीलिंग द इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ द क्वेरीज, ठीक है। हम ओरिजिनल क्वेरीज को क्या करते हैं, सेव कर देते हैं उसके जरिए से। तो हम प्रोसीजर बना सकते हैं। दूसरा हमने क्या कहा था कि हम वर्चुअल टेबल्स बना सकते हैं इससे, ठीक है। वर्चुअल टेबल जैसे हम ओरिजिनल टेबल को एक्सपोज करने के बजाय, ओरिजिनल टेबल बनाने के बजाय हम क्या करते हैं, एक दूसरा वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं जिसको हम व्यू करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम व्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली अगर मैं स्लाइड्स खोलूं तो यहाँ पर ये वाला व्यू जो है, ठीक है, इस कोड एग्जाम्पल के अंदर क्या था कि इन्होंने एलियासेस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये हमारे पास जो एस है, ये जो यहाँ पे सी है और ये जो आर है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। दीज आर एक्चुअली एलियासेस, ठीक है। तो फिर मैंने इसको प्लान कैंसिल कर दिया, इसकी जगह मैंने थोड़ा सा सिंपल क्वेरीज जो है जो हमारे पास ओरिजिनल इनके नाम से टेबल्स के, तो वो मैं लेकर आ गया हूँ यहाँ पे। तो इसी को हम यूज करेंगे ताकि आप लोग को ये क्वेरीज समझ में आए, ठीक है। सो लेट मी राइट दीज वन हियर ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एलियासेस जो है हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम इन इस जो टेबल है हमारे पास, ठीक है, ये जो टेबल है इसको हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया इस क्वेरी का, ठीक है। सो दिस व्यू विल बी प्रेजेंटेड एज दिस सिंगल टेबल हियर। ये जो हमारे पास स्टूडेंट कोर्सेज रिजल्ट का एक टेबल है, वर्चुअल टेबल बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये एक व्यू बनेगा इस क्वेरी से, ये जो हमारे पास पूरी क्वेरी लिखी गई है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रही है, एक टेबल दूसरे टेबल पर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, जिस तरह से हमने भी कनेक्ट किया था इनको। सो लेट मी ब्रिंग द क्वेरी हियर। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया था, हमारे पास स्टूडेंट आईडी आएगा, स्टूडेंट का नाम आएगा, ठीक है। हमारे पास और क्या आएगा, कोर्सेज डॉट कोर्स नेम, ठीक है, और रिजल्ट डॉट ग्रेड, ठीक है। और ये हमने कहाँ से उठाया है, फ्रॉम स्टूडेंट, और इसको ज्वाइन कराया है एनरोलमेंट पर। और कैसे ज्वाइन होंगे, स्टूडेंट की जो आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर और एनरोलमेंट के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है, तो एक दूसरे के ये जो ये जो प्राइमरी की है, ये जाके ज्वाइन हो रही है कहाँ से, इनरोलमेंट टेबल के अंदर जो उसकी फॉरेन की है, ठीक है। तो हमारे पास एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है, ठीक है, टेबल एक दूसरे के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे लिए इजी हो गया है। अच्छा, सो इस तरीके से हमारे पास टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं। और अब जो कोर्सेज हैं, ठीक है, ये जो कोर्सेज हैं, इनसाइड द कोर्सेज हमारे पास क्या हो रहा है, कोर्सेज के टेबल पर जो इनरोलमेंट डॉट कोर्स आईडी है, ठीक है, ये ज्वाइन हो रही है कोर्स डॉट कोर्स आईडी पर, ठीक है, जो ओरिजिनल कोर्स का टेबल है। सो ये हमारे पास कनेक्ट हो गए हैं। अब एंड में हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट ज्वाइन आया है, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन क्यों आया है, देखें, हमारे पास हमने पढ़ा था कि लेफ्ट ज्वाइन हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास टेबल ए है और टेबल बी है, ठीक है। अब अगर हम इनको इनर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इनके दरमियान जो सारी कॉमन चीजें हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास था एक फुल ज्वाइन था, तो हमारे पास जो भी चीजें थी दोनों के दरमियान, दोनों टेबल्स का जो डेटा था वो सारा प्रिंट हो जाता, चाहे इनमें सिमिलैरिटीज हो या ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट ज्वाइन है। लेफ्ट ज्वाइन में हमारे पास क्या होता है कि जो टेबल ए है और टेबल बी है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर कुछ कॉमन हुआ तो हमारे पास वो आ जाएगा, और जो टेबल ए का सारा डेटा है वो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से दोनों के दरमियान कॉमन डेटा भी आ जाएगा और टेबल ए का डेटा भी हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास राइट टेबल का जो राइट ज्वाइन है, ठीक है, वो भी हमारे पास इस तरह से होता है। तो जो कॉमन डेटा बिटवीन दोनों टेबल है वो, और हमारे पास राइट टेबल का जो डेटा है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है हमारे पास किसका, रिजल्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वो डेटा आ जाएगा।
अब ये जो क्वेरी है दिस इज क्वाइट इनकम्प्लीट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, व्यू बनाया ही नहीं है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो व्यू क्रिएट कर लेते हैं, नहीं तो हमारे पास ये क्वेरी जो है ये इनकम्प्लीट होगी। सो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे इस व्यू को एक नाम तो देना पड़ेगा, ठीक है, जो हम वर्चुअल टेबल बना रहे हैं, ताकि इसी वर्चुअल टेबल को हम कॉल कर सकें, इसी से हम सिलेक्शन कर सकें, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स कम हियर, और ये जो है हमारे पास बन जाएगा इस तरह से। ये जो स्टूडेंट कोर्स रिजल्ट होगा, ठीक है, इस वर्चुअल टेबल के अंदर ये सारा इसका जो रिजल्ट होगा ना वो स्टोर हो के आ जाएगा। क्या क्या चीज है, स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स नेम और रिजल्ट, ग्रेड जो है ये सब हमारे पास स्टोर हो जाएगा इस वर्चुअल टेबल के अंदर, ठीक है। अब ये सब हमारे पास क्या है, एक सेपरेट टेबल्स है सारे, तो इसीलिए हमें एक सेंट्रलाइज्ड एक टेबल चाहिए था जिसके अंदर हम ये सब कुछ देख सकें। तो हमारे पास तो टेबल क्रिएट अभी नहीं हुआ, खैर हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक वर्चुअल टेबल अब क्रिएट हो गया है। अब देखते हैं इसके ऊपर हम क्वेरी चलाते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स रिजल्ट, ठीक है। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ से ऊपर क्लिक करना चाहते हैं इसको, स्टूडेंट कोर्स रिजल्ट, ठीक है। स्टूडेंट भी आ जाएगा, कोर्स भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये देखें हमारे पास क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट की आईडी थी, ठीक है, वो आ गई है जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे ऊपर मेंशन्ड है। लेट मी शो यू, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, स्टूडेंट आईडी हमने मंगवाई थी, स्टूडेंट आईडी हमारे पास आ गई है। स्टूडेंट का नेम चाहिए था, वो हमारे पास आ गया। स्टूडेंट का कोर्स हमें चाहिए था, तो स्टूडेंट का कोर्स आ गया है हमारे पास। और हमारे पास ग्रेड चाहिए था, तो वो भी आ चुका है। तो ये चीजें हमने मांगी थी, तो ये हमारे पास आ गई। लेकिन हमने क्वेरी किस पे चलाई, आप देखेंगे हमने ओरिजिनल टेबल्स पे नहीं चलाई, क्योंकि चार चार टेबल हमने बना रखे हैं। हमने इंस्टेड एक वर्चुअल टेबल, एक व्यू के ऊपर ये चलाई ये क्वेरी, ठीक है। सो हमारे पास उसके रिजल्ट आ गए हैं। सो दिस इज अबाउट व्यू, जो कि पिछली क्लासेस के अंदर भी हमने प्रैक्टिस किया था। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, इसको तो हम इससे फॉलो एक कर फायदा सकते हैं। एक फायदा और हुआ शहाब, जो आपने जी व्यू बनाया, इससे देखें एक बेनिफिट क्या हुआ कि आपने सारी जो लॉजिक की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो पूरी ज्वाइन की क्यूरी और वो सब कुछ आपने उस व्यू के अंदर एनक्लोज कर दिया। आप जिसको भी आपने ये कोड शेयर कराना है, व्यू शेयर कराएंगे, वो जस्ट इस तरह से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स रिजल्ट लिखेगा और उसको पूरी लॉजिक एग्जीक्यूट होकर और उसको रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हो गया इसका कि आपको बार बार ये कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस व्यू को कॉल करें और आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो अब मैं आपको डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आप अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोग्राम में जब अपना आप मिडलवेयर लिखेंगे, उसके अंदर जो आप बिजनेस कंपोनेंट्स बनाएंगे जो कि डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे होंगे, बेसिकली आप डेटाबेस में व्यूज बनाएंगे। फर्ज करें आपने प्रोडक्ट्स का डेटा उठाना है, फर्ज कर लें आपने ऑर्डर्स का डेटा उठाना है, फर्ज कर लें आपने तमाम स्टूडेंट्स का डेटा उठाना है, तो उसके अगेंस्ट में आप क्या करेंगे, आप व्यू को कॉल करेंगे और व्यू पीछे वो सारी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को एग्जीक्यूट करके आपको बिल्कुल सिंपल इंफॉर्मेशन देगा लाकर। तो आपके लिए प्रोग्राम डेवलप करना कितना आसान हो गया। और आप जितने भी प्रोग्रामर्स, अगर आप फ्यूचर में भी अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर या आपने अपना कोई कंपनी बनाई हुई है जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, 7-8 प्रोग्रामर्स रखे हुए, वहां पर कोई जूनियर प्रोग्रामर भी आएगा तो उसको भी बड़ी आसानी होगी डेटाबेस पे काम करने में, क्योंकि आप उसको सिर्फ व्यू एक्सपोज करेंगे। व्यू को लिखने वाला एक डेटाबेस का एक्सपर्ट किस्म का पर्सन होगा जिसको कि पूरी एसक्यूएल की नॉलेज होगी, जिसको ये पूरा ज्वाइन वगैरह ये सारे काम आते होंगे बेहतरीन तरीके से। वो आपका बैक एंड का एक्सपर्ट होगा, वो ये सारे कॉम्प्लेक्स क्यूरीज बनाकर आपको सिर्फ व्यू एक्सपोज करेगा। तो ये चीज समझने की जरूरत है, ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। ओके शाह। जी सर। अच्छा जी, सो जो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप है ना, नेक्स्ट स्टेप भी हमारे पास इसी के रिलेटेड है। हमारे पास वो सिक्योरिटी को इनहेंस करता है और ज्यादा इजी बनाता है कि हमारे पास हम कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है हमारी क्वेरीज का, ठीक है, और हमारी जो ओरिजिनल क्वेरीज होती है उनको हम रिवील ना करें, ठीक है, एंड यूजर को या किसी और को। उसको हम बस क्या करते हैं, हम अपना वो देते हैं, क्या कहते हैं, वो प्रोसीजर दे दें, तो वो उसी प्रोसीजर को यूज करते हुए उसके पास वो डेटा आएगा, ठीक है। अब वो प्रोसीजर के अंदर हमारे पास कुछ भी परफॉर्म हो सकता है कुछ डिलीट हो रहा हो, कुछ अपडेट हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास फ्लोट ऑपरेशन हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, ज्वाइंस हो रहे हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स जो क्वेरीज हैं वो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। वो प्रोसीजर जो है हम एक बना चुके होंगे, वो प्रोसीजर बार बार क्या हो रहा होगा हम चला सकते हैं, ठीक है। तो शहाब, यहाँ पर वो अगर मैं यहाँ पे 3 स्टेप्स मेंशन करना चाहूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा। जब आप बैकएंड डेवलपर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, एज अ बैकएंड डेवलपर,
तो देखें, श्योर आपके सर। पास तीन टाइप की डीएमएल्स होती हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की अगर हम बात करें डीएमएल की, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। आपने क्या करना है, एक इंसर्ट का स्टोर प्रोसीजर बनाया, एक आपने डिलीट का स्टोर प्रोसीजर बनाया, और एक अपडेट का स्टोर प्रोसीजर बनाया। तो तीन तो प्रोसीजर ये बन गए आपके, ठीक है। तो अब आपको अपने डेटाबेस की अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी नेक्स्ट जेएस का प्रोग्राम या पाइथन का प्रोग्राम आपका होगा जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा होगा, कि वहां पर आपको बार बार डिलीट की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट उसमें जो है ना वो प्रोसीजर कॉल करेंगे, स्टोर प्रोसीजर। उसके अंदर वो लॉजिक लिखी होगी, उस स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप पैरामीटर्स पास करेंगे। जैसे फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स या आर्गुमेंट पास किए जाते हैं ना, सिमिलरली प्रोसीजर के अंदर भी आर्गुमेंट और पैरामीटर पास किए जाते हैं। तो वो प्रोसीजर उन पैरामीटर्स को, उन आर्गुमेंट्स को रिसीव करेगा, एंड अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो क्यूरी और जो लॉजिक लिखी हुई होगी उसके मुताबिक वो उस डेटाबेस में डेट टेबल को अपडेट, डिलीट, इंसर्ट जो भी करना होगा वो कर देगा। इससे आपका प्रोग्राम बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, सारी कॉम्प्लेक्सिटी आपने डेटाबेस लेवल पर ही हैंडल कर ली। ये ब्यूटी है प्रोग्राम डेवलपमेंट की। और हाई परफॉर्मेंस जो प्रोग्राम्स होते हैं या लॉजिक लिखी जाती है वो इस तरह लिखी जाती है, बेहतर लॉजिक ये होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने सिर्फ रीड करना है, रिपोर्ट चलानी है, सिलेक्ट करना है, रिट्रीव करना है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप व्यूज के थ्रू करवा सकते हैं। वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी आप व्यूज में पार्क कर देंगे। डीएमएल की कॉम्प्लेक्सिटी आप पार्क कर देंगे कहां पर, प्रोसीजर्स में एंड फंक्शंस में। और जो यानी डीएमएल से मेरी मुराद होती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्यूरीज, वो आप पार्क कर देंगे सारी कहां पर। और इसके अलावा जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो पार्क कर देंगे आप कहां पर, प्रोसीजर के अंदर, ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स में। व्यूज के अंदर क्या पार्क करेंगे आप, वो कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस एसक्यूएल के, और जो भी आपने दो टेबल्स को ज्वाइन करके, लेफ्ट ज्वाइन करके, इनर ज्वाइन करके, इक्वी ज्वाइन करके बनाया है लॉजिक को, वो लॉजिक आप पार्क कर देंगे व्यू के अंदर। और फिर आप व्यू को यूज करेंगे, मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं। इन व्यूज को आप अपने प्रोसीजर्स में भी यूज कर सकते हैं, इन व्यूज को आप अपने डायरेक्ट प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के, ठीक है। तो ये इस फ्लो को याद रखिएगा, कहीं लिखना चाहिए लिख लें फ्लो, ठीक है, कहीं लिखना चाहिए लिख लें कि डीएमएल के लिए आप स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनाएंगे, और रिपोर्टिंग के लिए और रीड करने के लिए, एसक्यूएल के लिए खाली आपने डेटा को रिट्रीव करना है, उसके लिए आप व्यूज बनाएंगे, ठीक है, और व्यूज के थ्रू फिर एक्सेस करेंगे। ठीक, थैंक यू, थैंक यू शाप। जी सर। अच्छा जी। सो हमने प्रोसीजर्स पहले पढ़े, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम अभी थोड़ी देर में वो करेंगे। उससे पहले हमारे पास फंक्शंस भी आते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस भी हमने पिछली क्लास के अंदर कवर किए थे कि फंक्शन हमारे पास क्या करते हैं, एक टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो ये फंक्शंस का काम होता है, ठीक है। जैसे हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा था, अगर आप लोग को टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस में नहीं थे अवेलेबल तो कोई बात नहीं। फंक्शंस हमारे पास बस कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और एक वैल्यू रिटर्न कर देते हैं आपको, सही। तो ये हमारे पास फंक्शंस का काम होता है, और ये सेम फंक्शंस हमारे पास हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी, ठीक है। ये हमारे पास अब ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन अ स्पेसिफिक कोर्स, कि हर एक कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट इनरोल है, वो सारे स्टूडेंट्स के हमें क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा कि कितने स्टूडेंट्स इनरोल है कौन से कोर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम चलाते हैं, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे। सो क्रिएट फंक्शन, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास था क्रिएट व्यू, इस तरह से क्रिएट फंक्शन है, इसी तरीके से सेम क्रिएट हमारे पास क्या आएगा, प्रोसीजर भी होगा। इस तरह से हमारे पास नाम है गेट टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। गेट टोटल स्टूडेंट्स का नाम है कोर्स आईडी इंटीजर। अब इसमें कोर्स की आईडी इंसर्ट करनी है, उस कोर्स की आईडी हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो उस कोर्स के अंदर जितने स्टूडेंट्स है वो हमारे पास रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब ये हमारे पास इसकी डेटा टाइप डिफाइन हुई कि ये फंक्शन हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि एंड में ये क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न करेगा। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब डिटर्मिनिस्टिक, अच्छा इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि पहले से हमें पता हो कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, तो ये डिटर्मिनिस्टिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक डिटरमाइंड रिजल्ट होता है, पहले से पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या है, वो डिटरमाइंड होता है पहले से, तो हमें इसको डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं ये हटा दूं तो हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। ये इसको फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन समझेगा। अच्छा जी। सो यहाँ पर क्या करते हैं, बिगिन करते हैं, ठीक है। दिस विल बिगिन एंड एंड्स हियर, सही। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिटर्न
is not at a valid position. Okay, let's see. Expecting, begin, analyze. Okay, I think we have missed something. We have to create I think we have a problem with this one here. It is expecting क्या a क्या क्या semicolon. क्या क्या बताइए, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, बताएंगे? It is saying that statement is incomplete, expecting a semicolon. आप सेमीकोलन तो हटाइएगा जरा। तो अच्छा, हाँ सही है, सेमीकोलन तो आपको लगाना पड़ेगा ना, वरना वो स्टेटमेंट जी, उसको वो ये कैसे लेगा डिक्लेयर। अच्छा, आपने क्या किया, रिटर्न कर रहे हैं आईएनटी एंड अगर आप सेमीकोलन हटाते हैं तो क्या होता है, हटाइएगा जरा सेमीकोलन को। delimiter. I think we have to insert a delimiter. हाँ, डेलीमीटर Should we? हेड करना पड़ेगा, ठीक है। Sorry, delimiter था that. It was a delimiter, I guess. Spelling मुझसे गलत हो रही है. Delimiter. Okay. डेलीमीटर सेट करना था हमें, और अब इस डेलीमीटर को एंड में हम लोग क्या कर देंगे, रन कर देंगे। ओके, सही। सो लेट्स एंड दिस वन हियर, डेलीमीटर, and it is going to be set back to this one. Okay, now let's run this query. If it runs, ठीक है। Okay, I guess not. हमारे पास कुछ तो इशू है। Select all from students. क्या हुआ, डिलीमीटर लगा दिया ना आपने, सही है शाहब। इसके बाद आप डेलीमीटर को एंड भी तो करोगे, एंड के बाद सेमीकोलन हटा देना। एंड के बाद नहीं, सेमीकोलन नहीं, बिगिन में और एंड में सेमीकोलन नहीं लगेगा। बिगिन और एंड पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, बिगिन के स्टेटमेंट पे सेमीकोलन नहीं लगाया, एंड पे भी नहीं लगेगा। एंड नीचे आइए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, नीचे यहाँ पे आइए, एंड पे भी ना लगाए, एंड पे भी ना लगाए, हाँ। और डेलीमीटर पे लगा दिया, और डेलीमीटर को एंड भी तो करे, नीचे नीचे आए, एंड से एंड के बाद, हाँ एंटर करें, नहीं एंड से ऊपर, एंड डेलीमीटर से अच्छा, ऊपर, डेलीमीटर, हाँ यहाँ नहीं, एंड के बाद, एंड के बाद, लाइन एंड पे नंबर सर, लाइन लाइन नंबर नंबर बताइए। 95 पे डबल स्लैश लगा दें, डबल फॉरवर्ड अच्छा, स्लैश। यस, दैट इज डेलीमीटर एंड जी, यस। अब आप चलाएं, अब फंक्शन को ओके, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करें। ओके। तो हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो गया। अच्छा, सही है, सही है। तो यहाँ पे ये डिलिमीटर जो है, ये असल में क्या करता है, ये हमारे पास एज अ सेमीकोलन, हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सेमीकोलन होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, अगर किसी को समझ नहीं आया। सो हम क्या करते हैं, पहले से ही इसको सेट कर देते हैं। जो हमारे पास डिलिमीटर है, दिस इज लाइक एन एंडिंग स्टेटमेंट टू अ फंक्शन और लाइन ऑफ कोड। तो ये यहाँ पर हमने सेट कर दिया, सेमीकोलन की जगह हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश कर दिया, ठीक है। अब अगर हम ये सेमीकोलन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारे पास ये पूरा कोड खत्म नहीं हुआ, फंक्शन यहाँ पे जो है चल रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट्स खत्म नहीं हुई। तो ये इसीलिए यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, और इसके बाद भी हमारे पास आप देख रहे हैं, ये हमने सेमीकोलन एक यहाँ पे भी लगाया है, एक यहाँ पे भी लगाया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक कोड खत्म नहीं हुआ, जहां पे हम ये लगाएंगे, ठीक है, इसका मतलब है कि कोड यहाँ पे आके खत्म हुआ है, और यहाँ पर आकर फाइनल हमारे पास एंड हो गया है। सही। तो हमने पहले क्या किया, कन्वर्ट किया हमारा जो सेमी कॉलन, एज अ सेमी कॉलन हम यूज करते हैं, तो हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश को उसको ले लिया। अब यहाँ पे डबल डॉलर्स भी यूज कर सकते हैं। और फिर एंड में जब स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गई, इसको हमने बता दिया कि यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर हमने दोबारा से जो सेमी कॉलन पे हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। ये जो डेलीमीटर था, पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश पे था, और फिर हमने इसको दोबारा से सेमी कॉलन पे कन्वर्ट कर दिया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी कभार, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, एक फंक्शन क्रिएट हो गया है, ठीक है। नाउ इट इज टाइम टू कॉल दिस फंक्शन। तो हमारे पास हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और इसको हम कॉल कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं कमेंट भी उठा लेता हूँ, ये एक कमेंट है इसका। एंड लेट्स कम बैक टू आवर वर्क बेंच। और यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट गेट टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब इस यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वन आर्गुमेंट पास किया है।
अब ये वन आर्गुमेंट हमारे पास किस चीज का है, हमें पता है कोर्सेज आईडी का है, जिस कोर्स की आईडी थी हमारे पास उसके अंदर पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, हमारे पास वो कोर्स जिसकी आईडी 1 थी उसके अंदर 4 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कोर्स की आईडी 1 थी। तो अगर हम ऊपर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी कोर्स की आईडी 1 थी, यहाँ पे तो नहीं है। What is going on here? इसने 4 रिटर्न करके दिया है हमें, तो 4 स्टूडेंट्स एक कोर्स के अंदर इनरोल है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर्स अब हमारे पास, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि किस लिए यूज होते हैं, फूड की सेफ्टी के लिए, हाइडिंग एक्स्ट्रा लॉजिक्स जो हमने लिखे हुए हैं इसको सेफ बनाने के लिए, ताकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो लॉजिक्स हमने लिखे हैं दे स्टे अंडर द हुड। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास क्या हुआ है, दिस प्रोसीजर असाइंस अ ग्रेड टू अ स्पेसिफिक स्टूडेंट इन अ कोर्स। ठीक है, अब हमारे पास किसी कोर्स के अंदर कोई स्टूडेंट है, उसको हमें ग्रेड देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनरोलमेंट आईडी आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या है, जो हमें ग्रेड देना है वो हमारे पास आ जाएगा, और बिगिन एंड दिस विल एंड हियर। ठीक है, अब यहाँ पे डिलिमिटर्स को दोबारा से हमें ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स कॉपी दिस प्रोसीजर। इसने यहाँ पे क्या किया है, बस जो प्रोसीजर बिगिन हुआ है इसके अंदर इसने क्या किया, अपडेट कर दिया रिजल्ट को। ठीक है, रिजल्ट का जो टेबल है उसको अपडेट किया है, और उसके अंदर जो ग्रेड है, सेट ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड। नाउ दिस ग्रेड, ये जो है हमारे पास अपडेट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से अपग्रेड हो रहा है, जो हम ऊपर इंटर करेंगे, सही, ये रहा। अच्छा, वेयर इनरोलमेंट आईडी इज इक्वल टू इनरोलमेंट आईडी, तो ये हमारे पास ये जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जो हम इंटर करेंगे, ठीक है, ये मैच हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी इफ स्टेटमेंट की तरह काम करेगी कि जहाँ पे इनरोलमेंट आईडी इस स्टूडेंट की इनरोलमेंट आईडी के बराबर हो जाए, वहाँ पे इसकी ग्रेड क्या कर दो, हमारी ग्रेड्स के मुताबिक कर दो जो हम इंटर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि एनरोलमेंट आईडी दी हुई है और हमारे पास ग्रेड को दिया हुआ है, तो जहाँ पे ये आईडी मैच हुई तो उसका ग्रेड हमारे पास अपडेट करके दे देंगे हम, तो हमारी मर्जी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम दोबारा से डेलीमीटर सेट करेंगे। ठीक है, और डिलीमीटर को मैं सेट कर देता हूँ डबल फॉरवर्ड स्लैश पे, और यहाँ पर इसको एंड कर देते हैं डिलीमीटर, और इसको दोबारा से हम सेमीकोलन बना देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो नाउ अब हमारे पास एक प्रोसीजर हम रन करते हैं, प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। सो लेट्स कॉल दिस प्रोसीजर हियर। प्रोसीजर को कॉल करने का हमारे पास तरीका क्या है, कॉल है। ठीक है, और फंक्शन का हमारे पास सेलेक्ट था, सो दैट इज क्वाइट स्ट्रेंज, बट हाँ, थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पर अब देखते हैं हमारे पास जो टू इनरोलमेंट आईडी है। ठीक है, और हमने उसका क्या कर दिया, जो हमारे पास उसका ग्रेड होगा वो ए कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हम रन करते हैं, और अब हमारे पास जो 2 नंबर पे जो स्टूडेंट था उसका ग्रेड हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम वो सेम जो ऊपर हमने प्रोसीजर बनाया था उसके अंदर स्टूडेंट देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास उसका क्या बना, तो लगाते हैं यहाँ पे, और 2 जो है हमारे पास, यहाँ पे देखें 2, और इसका हमारे पास ग्रेड क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, सो इट चेंज। अब देखते हैं आगे आकर। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या हो रहा है, टेस्टिंग द सेटअप। ठीक है, अब हमारे पास चेक कर रहे हैं कि चेक स्टूडेंट टेबल। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सेज, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एनरोलमेंट्स एंड सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट्स। ठीक है, और ये हमारे पास हम चेक करेंगे हर एक टेबल के अंदर, तो ये भी चेक कर सकते हैं। सी, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट्स कॉपी कर लेता हूँ मैं, हर एक टेबल को सेपरेटली भी चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट्स, एंड नाउ जस्ट कॉपी दिस वन, ये भी हो जाएगा। इसके नीचे एक और एक और। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज, ठीक है, कोर्स है मेरे ख्याल से, एंड इनरोलमेंट एंड रिजल्ट है। ओके, कोर्स, इनरोलमेंट, एंड हमारे पास क्या है, रिजल्ट।
ओके, सो लेट्स रन दिस वन फर्स्ट। तो हमारे पास वो सारे स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, एरिस बॉब चार्ली, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास कोर्सेज आ गए। कोर्सेज हमारे पास इसके क्रेडिट्स देखें, 3, 4 एंड 3, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनरोलमेंट है। तो एनरोलमेंट देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। एनरोलमेंट आईडी हमारे पास 1 2 3 4, जो इंक्रीमेंटल हमारे पास पहले स्टैट क्या था, प्राइमरी कीज थी। और उसके बाद स्टूडेंट आईडीज हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट एनरोल हुए हैं। एंड देन कोर्स आईडीज हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या है। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स है, ठीक है। एंड दीज आर एक्चुअली ऑल ए। सो हमने शायद मैसअप कर दिया है थोड़ा सा इस वाले के अंदर, क्योंकि इनिशियल हमारे पास तो इस तरह से नहीं था, A B A C था। तो हमने जब हमारे ख्याल से रन किया किसको, इस प्रोसीजर को, तो इस प्रोसीजर ने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कि यहाँ पे लेट ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड, ओके, वेयर enrollment ID is equal to enrollment ID। यहाँ पर तो हमने पैरामीटर्स असाइन किए हैं, these parameters were assigned to these ones here। what went wrong actually, ये समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया शाह, बताइएगा। हाँ, हमारे पास क्या हुआ है कि जो हमारे पास ग्रेड्स थे, सारे ग्रेड्स जो है वो ए में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर थोड़ा सा कोई इशू है। आप ये इसने लॉजिक क्या किया दिखाइएगा, कि लॉजिक दिखाइएगा, मुझे लॉजिक दिखाइएगा। बाय डिफॉल्ट आपने इसको ए तो नहीं सेट किया हुआ? बाय डिफॉल्ट तो ए सेट नहीं हुआ सर, अच्छा, क्योंकि ये आप अब डायनामिक है। अगर आप ग्रेड के टेबल में एनरोलमेंट से आए हैं तो मुझे लॉजिक दिखाइएगा जरा, जहाँ पे आपने ज्वाइन किया है। रिजल्ट यस आईडी सर। ये है, एनरोलमेंट आईडी ये है, ग्रेड ग्रेड का कहाँ से ला रहे हैं हम? ग्रेड ला रहे हैं रिजल्ट से ला रहे हैं ना। तो रिजल्ट के जी, टेबल को अगर आप खाली कॉल करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है? रिजल्ट के ये टेबल को रिजल्ट अगर का ही आप, टेबल है सर, ये रिजल्ट का अच्छा, ही टेबल है। तो फिर ये ये इसमें हमारे सेट पास हुए ये होंगे आ ना, ए सेट हुआ होगा। ऐसा तो नहीं, रिजल्ट का टेबल तो कहीं ज्वाइन होके तो नहीं आ रहा ना, ये तो बिल्कुल रॉ टेबल है ना, बेस टेबल है। नहीं, जब ज्वाइन हुआ तो ज्वाइन के टाइम पे इसका रिजल्ट जो था वो सही आ रहा था, लेकिन जैसे प्रोसीजर रन किया तो इसने सबको जो है ए बना दिया, असाइन ए टू एनरोलमेंट आईडी अच्छा 2। तो अच्छा। यहाँ पर अच्छा, मसला हुआ है कुछ। यहाँ पे मसला हुआ है तो ये देखें कि आपने जो असाइन असाइन का प्रोसीजर बनाया है या फंक्शन बनाया है, आपने क्या बनाया है? प्रोसीजर बनाया है ना। हाँ दिस हाँ। वन इज अ प्रोसीजर, हाँ। हाँ, तो सो अब आपने देखो क्या किया शहाब, पैरामीटर्स, सुनो सुनो, लिसन लिसन, क्या हुआ है कि आपने ग्रेड असाइन किया, सेट ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड कर दिया। अगर ग्रेड में ए की वैल्यू असाइन थी ना, ए, तो वही सब पे सेट हो गई। वेयर एनरोलमेंट आईडी इज इक्वल टू एनरोलमेंट आईडी, क्योंकि आपने नीचे लेफ्ट ज्वाइन लगाया हुआ था तो सारे एनरोलमेंट आईडीज पे ये सेट हो गया इस वजह से, ठीक है। तो लॉजिकल लॉजिकल बग है ये, कोई वो नहीं है कि आपके प्रोग्राम का बग है, ये लॉजिकल बग है। अगर आप क्यूरी की लॉजिक को सही करेंगे तो ये सही हो जाता। बट एनीवे आप इसको अभी फोर्सफुली अपडेट कर लें, कोई बात नहीं। अगर आप जो लॉजिक सेट करना चाह रहे हैं अभी आप फोर्सफुली कर लें। हुआ ये है कि ये सारे रिकॉर्ड जितने भी आ रहे थे ना एनरोलमेंट आईडी के अगेंस्ट में, ये जो आप देखें ना, आपने नीचे लेफ्ट ज्वाइन लगाया ना शाह। जी, यहाँ पे इस पे हाँ, थोड़ा तो सा वो सारे, करते हैं। हाँ, तो वो हुआ ये कि सारे रिकॉर्ड अपडेट हो गए इसी वजह से, ठीक है। वो एनरोलमेंट आईडी पे आपने, हाँ, अगर आप इक्वी ज्वाइन लगाते तो फिर जिनसे मैच होती एनरोलमेंट आईडी उन्हीं का अगेंस्ट रिकॉर्ड जो है ना वो होते। बट एनीवे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। या तो इसीलिए ड्रॉप यू अच्छा, कर सकते हैं फिर बाद में, कर चलो लेंगे वो कर तो लेंगे। है। अच्छा, इसलिए इसलिए ये अच्छा भी हो गया, ये आपने अच्छा हुआ, ये जो बग आ गया ये बहुत अच्छा हुआ। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो होती है। देखें, जब आप डेटाबेस पे काम करते हैं ना, बहुत सेंसिटिव चीजों पे काम कर रहे होते हैं आप, ठीक है। तो आपका, आप सबसे पहले जब भी अपडेट की लॉजिक चलाएं या डिलीट की लॉजिक चलाएं, सबसे पहले उसके अंदर जो वेयर की कंडीशन है ना, उसके अंदर जो फिल्टर करने हैं रिकॉर्ड, सबसे पहले वो फिल्टर करके देख लें कि क्या उतने ही रिकॉर्ड अपडेट हो रहे हैं या उतने ही रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आ रहे हैं जिनको आपने अपडेट करना है। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं, जैसे अभी शाहब ने अपडेट कर दिया, चला दी, ठीक है। अगर ये पहले सिलेक्ट की क्यूरी चला के देख लेता, ज्वाइन की ना, तो उसमें देख लेता हाँ भाई कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं जो जिनको मैंने अपडेट करना है, क्या उतने ही रिकॉर्ड आ रहे हैं जो मैं फिल्टर सेट कर रहा हूँ।
और अगर उतने नहीं आ रहे, उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर मैं रुक जाऊंगा, अपनी क्यूरी की लॉजिक को सही करूंगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक दफा से आपने क्यूरी चला के देख लेनी है, टेस्ट सिस्टम पे या डेवलपमेंट सिस्टम पे, प्रोडक्शन पे यूज करने से पहले। अदरवाइज अगर आपने डायरेक्ट प्रोडक्शन पे ये क्यूरी चला दी विदाउट एनी टेस्टिंग, इसीलिए क्यूए इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं, टेस्ट इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं, बिफोर डिप्लॉइंग योर कोड, योर एक्चुअल बिजनेस लॉजिक टू द प्रोडक्शन सर्वर। इसीलिए तो डेवॉप्स आते हैं। ये डेवॉप्स की प्रैक्टिस क्या है डेवलपमेंट ऑपरेशंस की? यही है ना कि पहले आप डेवॉप्स इन्वायरमेंट जो आपका होता है, टेस्ट इन्वायरमेंट या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वहां टेस्ट कर लेते हैं अपनी एक एक चीज को। अगर ये लेट से अभी तो ये हम टेस्ट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फर्ज करें ये प्रोडक्शन सिस्टम होता, मैं आपको कभी भी इस तरह से काम नहीं करने देता। मैं आपको रोक देता, मैं बोलता नहीं आपने काम करना ही नहीं, आपने हाथ भी, आपने एक क्यूरी नहीं चलानी प्रोडक्शन सिस्टम पे। प्रोडक्शन सिस्टम पे सिर्फ फाइनल कोड जाएगा जब वो पूरी क्वालिटी एश्योरेंस से पास थ्रू होके जाएगा, उसके सारे बग्स रिमूव हो जाएंगे, हर चीज उसकी रिमूव हो जाएगी, फिर हम उसको प्रोडक्शन सिस्टम पे डिप्लॉय करेंगे आफ्टर टेस्टिंग, डिटेल टेस्टिंग। ठीक है, तो अभी चूंकि हम ये टेस्ट इन्वायरमेंट में अभी खाली सीख रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है, चला लें। लेकिन अपने जहनों में ये चीज याद रखें कि बीइंग अ डेवलपर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने कोड को सबसे पहले टेस्ट करवाना है टेस्ट एनवायरनमेंट में, और क्वालिटी एश्योरेंस जो टेस्टिंग करने वाले लोग होंगे उनसे फीडबैक लेना है। और वो टेस्टिंग करने वाले कौन लोग होते हैं? वो नॉर्मली आपके एंड यूजर्स होते हैं, या वो क्लाइंट्स होते हैं जो आपसे आप ये प्रोडक्ट बनवा रहे होते हैं। वो जब सेटिस्फाई हो जाएं, वो जब रेडी हो जाएं कि हाँ यार आपकी प्रोडक्ट में हमने सारी फंक्शनैलिटी चेक कर ली है, बिल्कुल एक एक चीज जो एग्रीड था हमारे दरमियान कि ये चीज आपने डिलीवर करनी है, वो आपने डिलीवर कर दी है, नाउ वी आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है, गूगल का और फेसबुक का आपको पता है कितना प्रोडक्शन का डिप्लॉयमेंट टाइम है? मैं आपको इंफॉर्मेशन में आप लोगों की ऐड करूं, गूगल और फेसबुक पे जो लोग, जो डेवलपर्स हैं ना गूगल और फेसबुक के, 1 मिनट के अंदर, वन पर सेकंड, वो 2 या 3 रिलीज पर मिनट जो है, वो 2 या 3 रिलीज डिप्लॉय कर रहे होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम पर मिनट। आप 24 घंटे में मिनट्स देख लें कितने हैं, तो वो पर मिनट डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर, 1 से 2 रिलीजेस पर मिनट, ये फ्रीक्वेंसी है। और हम लोग जो हम अपने पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, या हम कोई एप्लीकेशन बना लेते हैं, लेट से नादरा की या कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, उसमें हफ्तों और महीनों में जाके कोई एक डिप्लॉयमेंट होती है प्रोडक्शन के ऊपर, हफ्तों या फिर महीनों में। ठीक है, और वो भी बहुत डिटेल टेस्टिंग के बाद। जबकि ये इतने बड़े सिस्टम्स जो दुनिया में चल रहे हैं, फेसबुक और गूगल के, इनके जो प्रोग्रामर्स हैं वो एक एक मिनट के अंदर प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं, और उनके पास भी ये पाइपलाइंस बनी हुई हैं, उनके पास भी डेवलपमेंट पाइपलाइंस बनी हुई हैं उनके। और जाहिर है कि उनके पूरे थाउजेंड्स, यानी कि लाखों तादाद, तकरीबन हजारों लाखों की तादाद में उनके प्रोग्रामर्स मौजूद हैं जो सारे लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो पर मिनट वाला जो है ना वो फिगर अचीव कर पाए। ठीक है, हमारे पास तो प्रोग्रामर ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो ये है जी जी। कभी भी सो प्रोडक्शन सिस्टम पे विदाउट टेस्टिंग कभी नहीं करना शाहरुख, ये अपने जहन में बिठा लो। अपना जो भी जो लोग भी फुल फुल स्टैक डेवलपर हैं, जो लोग भी हैं, सारे लोग अपने जहनों में ये बिठा लें, याद कर लें इसको सही तरीके से, कहीं अपने दीवार पे भी कहीं लिख के लगा लें, कभी ना करिएगा, स्पेशली डेटा के ऊपर खेलने से पहले। ये तो वैसे अच्छा भी हो गया, आज हमने अच्छा एक हो गया नहीं, लेसन लर्न ये कर सही लिया। हो गया, हाँ सही हो अच्छा गया। हो देखें, गया। अल्लाह ताला जो कराता है ना उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है इंसान की। लेकिन ये प्रोडक्शन पहली बार सिस्टम पे बगैर एग्जीक्यूट टेस्टिंग के करके नहीं बोल बिल्कुल। देना बॉस को कि सर वो कोई बेहतरी थी तभी हो गया डिलीट रिकॉर्ड, फायर कर देंगे आपको, सिंपल। आपको फायर करने में भी खैर है, अब हम आपको फायर कर देंगे। वो फिर आपके लिए बेहतरी हो जाएगी, फायर हो जाओगे ना, आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। तो दूसरी जॉब में ये हम गलती नहीं करेंगे। दूसरी जॉब में। जी, तो ये अभी के लिए यही था, हमने देख लिया, पहली बार मैंने बगैर टेस्ट किए कोड यहाँ पे रन कर दिया, तो उसका रिजल्ट हमें मिल गया है। और इससे हमें पता भी चल गया कि पोटेंशियल एरर आ सकता है, तो सारे बच्चों को हमने पास करा दिया A+ ग्रेड के साथ। तो मजे हो गए बच्चों बिल्कुल, के। बच्चों के मजे हो गए। लेकिन ये लग रहा है आप, ये शाहब आप लग रहा है सिंध सिंध बोर्ड के अंदर जो इंटर बोर्ड है ना एचएससी का, और वो जो सिंध टेक्स्ट बोर्ड हमारा, वो सॉरी ये जो मैट्रिक का बोर्ड है, उसके अंदर आप लग रहा है कुछ सीनियर डेवलपर थे शायद। तो बस अभी के लिए तो इतना ही था। देखते हैं बस सही फर्दर है, हमारे ठीक पास है। देखते हैं हमारे पास समरी जो है इसकी, और इसके नीचे बस रिलेशनशिप्स हैं। अब रिलेशनशिप्स डिफाइन करने थे इसके बाद, तो सर वो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ। देखें, जी। देखें, दो टेबल्स ज्वाइन कब होते हैं? जब उनके दरमियान कोई रिलेशन बनता है।
रिलेशन कैसे बनता है कि हर टेबल में सबसे पहले आपने क्या करना है, एक यूनिक की रखनी है। जैसे स्टूडेंट का टेबल है तो उसमें स्टूडेंट आईडी हो जाएगी, स्टूडेंट नंबर ऑफ कोर्सेज के अंदर एनरोल हो रहे हैं, ठीक है। तो हर स्टूडेंट के अगर मल्टीपल कोर्सेज हैं, लेट्स से मैं एक 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 8 सेकंड रुकेंगे शाप। जी। क्या मैं स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करूँ सर आपको? जी जी, मुझे अलाउ करें। देखिए इस तरह से बना लिया करें रिलेशनशिप, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेल की शीट ओपन किया करें, ये आपके पास आ गया आपका स्टूडेंट। पहले इस तरह से ना एक रफ बना लिया करें अपने पास, जब क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं तो इस तरीके से एक रफ, जो भी क्लाइंट इनपुट आपको दे रहा होता है वो एंटिटीज आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाया करें। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। ये मैंने एक वर्कशीट बनाई। अब यहाँ पे उसने बताया भाई एक एंटिटी है स्टूडेंट की, ठीक है। हाँ, तो हमने एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, स्टूडेंट इन्फो का एक टेबल है, ठीक है। ठीक है, ये एक टेबल हो गया स्टूडेंट इन्फो का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने फील्ड बनाने शुरू कर दी, स्टूडेंट इन्फो का टेबल होगा, और उसके अंदर अब हमारे पास ये फील्ड आना शुरू हो जाएंगे इसके नीचे स्टूडेंट इन्फो की। नंबर 1 स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी पीके बन जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी, डेटा टाइप लिखना शुरू हो गए। फिर आ जाएगा स्टूडेंट का नाम, सही, स्टूडेंट नेम आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास, लेट से स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। ये मैं आ गया, और ये मैं वो जो कह रहा हूँ जो आपने डालनी है, नंबर 1 क्रिएशन अंडरस्कोर डेट, और आपने यहाँ पे इनपुट किया एक और लास्ट मॉडिफाइड या लास्ट अपडेटेड, एक ही बात है। और एक आपने दिखाना है रिकॉर्ड स्टेटस, रिकॉर्ड अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। रिकॉर्ड अंडर स्टेटस के अंदर दो वैल्यूज आ सकती हैं पॉसिबल, बाय डिफॉल्ट ये ए होगा, एक्टिव होगा, और ये डी भी हो सकता है, ठीक है। डी का मतलब है डिसेबल, ए का मतलब है एक्टिव। करके दिखा देते हैं आपको। ए मींस एक्टिव, आपने खुद समझना है, ये क्यूरी लिखनी है ऐसी है आपने। आपने रिकॉर्ड सिलेक्ट करने, रिकॉर्ड यानी कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जब आप क्यूरी लगाएंगे तो क्यूरी क्या लिखेंगे, क्यूरी ये लिखेंगे, क्यूरी ये लिखेंगे भाई आपके सिलेक्ट लेट्स से स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो वेयर रिकॉर्ड अंडरस्कोर, वो स्टूडेंट जो जिंदा हैं, वो स्टूडेंट जो जिंदा हैं, वेयर स्टूडेंट रिकॉर्ड इज इक्वल टू एक्टिव, ठीक है। ये आपकी क्यूरी होगी, बजाय इसके कि आप लिखें सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, वो तो फिर सारे स्टूडेंट आ जाएंगे ना। आपने वो स्टूडेंट्स लेने जो एक्टिव हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जिनको आप स्कूल से निकाल चुके हो, तो वहां पर उनका आप फ्लैग क्या सेट कर देंगे यहाँ पर, डिसेबल डी, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि आपके पास वो स्टूडेंट आएंगे जो एक्टिव होंगे, वो स्टूडेंट आएंगे जो एक्टिव होंगे खाली, ठीक है। तो ये डेटाबेस लेवल पे ही फिल्टर हो गया, बजाय इसके कि इसको आप प्रोग्राम में अपनी लॉजिक में नेक्स्ट जेएस का एक यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, नेक्स्ट जेएस का एक फंक्शन बनाते हैं ना, अब इस तरह से करते हैं ना, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, और क्या होता है वो यार, एसिंक, क्या नाम होता है उसका, फिल्टर जी। स्टूडेंट। उसमें फिर आप यहाँ पे एक लॉजिक लिखते हैं यहाँ पर यूं करके, और उसमें फिर सारे रिकॉर्ड पहले फैच करते, फिर इफ का चेक लगाते, इफ अगर ये और वो, ये सारे कामों से आप बच जाएंगे जब वहीं आप डेटाबेस लेवल पे ही सारी चीजें हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप डिस्प्ले करा रहे होंगे अपना रिटर्न के अंदर ना, वो जो आपका होता है ना HTML का JSX का कोड, वो लिख रहे होंगे बस खाली यहाँ पर, और वो डिस्प्ले करा रहे होंगे मैप के थ्रू, यानी रिकॉर्ड्स
डॉट मैप करेंगे, और यहाँ पर आप खाली यहाँ पर रिकॉर्ड जो भी आएगा आपका, रैक जो भी आएगा, और वो फिर पूरा फंक्शन है वो आपको सबको पता है वो कैसे करते हैं, ठीक है, लिस्ट बना रहे होंगे। तो ये फायदा हो जाएगा इससे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये स्टूडेंट आईडी हो गया। रिकॉर्ड लास्ट अपडेटेड क्या है कि जब भी आप रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, इसके रिकॉर्ड में फर्ज करो इसका ईमेल एड्रेस कल को चेंज हो जाता है, तो यहां पर आप लास्ट अपडेटेड क्या लगाएंगे, यहां पर इस फील्ड को भी अपडेट किया करेंगे। जब आप अपडेट की स्टेटमेंट लिखेंगे ना, यहां पर लेट से आज इसका ईमेल एड्रेस था abc@yahoo.com, ये कल आता है आपके पास, स्टूडेंट कहता है भाई मेरा अब एड्रेस जो है ना abc@yahoo.com नहीं बल्कि abc@hotmail.com है। तो आपने क्या किया, इसका ईमेल एड्रेस अपडेट करेंगे। अपडेट की क्वेरी में क्या लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट इन्फो सेट ईमेल इज इक्वल टू, क्या कर देंगे अब, abc@hotmail.com, ठीक है, वेयर, अच्छा अच्छा, ये तो करेंगे करेंगे, और लास्ट अपडेटेड को भी क्या करेंगे, लास्ट अपडेटेड, ये बाय डिफॉल्ट किया करेंगे। लास्ट अपडेटेड में जो भी आज की डेट होगी वो आप फंक्शन के तौर पे उठाएंगे और उसको लास्ट अपडेटेड में पेस्ट कर देंगे, वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, फर्ज कर लें 1 था, तो वो उसका ईमेल एड्रेस अपडेट हो जाएगा। और लास्ट अपडेटेड क्यों होगा कि ये लास्ट कब अपडेट हुआ ये रिकॉर्ड, तो वो आपके पास डेट आ रही होगी। इससे होगा ये कि आप अगर बीइंग अ बैकएंड डेवलपर ये चेक करना चाहते हैं कि यार आज आपके पास कितने रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं स्टूडेंट के टेबल में, तो ये आपके पास डेट वाइज आप निकाल सकते हैं कि ये रिकॉर्ड भाई लास्ट इस वक्त अपडेट हुआ था, ठीक है। क्रिएशन डेट क्या है कि ये स्टूडेंट एनरोल किस दिन हुआ आपके पास, कब इसका रिकॉर्ड इनपुट हुआ हमारे डेटाबेस में, तो वो डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जिससे हमें पता चलता है कि रिकॉर्ड जो है, जैसे कहते हैं ना बच्चे की पैदाइश कब हुई है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना, तो ये रिकॉर्ड की डेट ऑफ बर्थ है कि भाई रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ यार, आया कब हमारे डेटाबेस में, टेबल में कब आया है फर्स्ट टाइम। तो ये क्रिएशन डेट उस वक्त आती है जब रिकॉर्ड को आप फर्स्ट टाइम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, ये आप हर टेबल में अटैच कर दिया करें, इससे बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने ये स्टूडेंट का बना लिया भाई, एक बना लिया आपने, अली के नाम से बनाया, ali@yahoo.com, और यहाँ पे आपने क्रिएशन डेट में लेट से कोई भी डेट दे दी, आज की डेट दे दी भाई, आज 27 नवंबर 2024 है, ठीक है। लास्ट डेट अपडेटेड भी यही आएगी, जब फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो लास्ट अपडेटेड भी यही होगी 2024, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब अली हैं, उनके पास क्या है, अली ने एक कोर्स का टेबल लिया हुआ है, एक क्या लिया हुआ है, कोर्स का टेबल है, एक कोर्स का टेबल है इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इस कोर्स के टेबल में क्या है, कोर्स आईडी है, ठीक है, और कोर्स का नेम है, और इसमें भी ये 3 फील्ड्स होंगी, क्रिएशन डेट, लास्ट अपडेटेड, और रिकॉर्ड स्टेटस, सही है। अगर कभी कोई कोर्स ऐड नहीं, आपको कोई कोर्स, अब आपका वो कोर्स आपके स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता, तो वहां पर उसका रिकॉर्ड स्टेटस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसको आप स्टेटस डी सेट कर दें, और जब फिल्टर करके उठाएंगे तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कोर्सेज वेयर रिकॉर्ड स्टेटस इज इक्वल टू ए, तो एक्टिव कोर्सेज होंगे खाली वही आ रहे होंगे, फिर आपके पास एक एनरोलमेंट का टेबल बन गया, ठीक है। ये एक टेबल और बन गया, यहां पर आपने एनरोलमेंट आईडी ले लिया। अब आप जब एनरोलमेंट आईडी ले रहे हैं, ये तो इसकी हो गई वो फील्ड कि जिसमें वो, अच्छा अब एनरोलमेंट आईडी में क्या होगा, एनरोलमेंट आईडी के बाद यहां पर आएगा एनरोलमेंट के टेबल में ही कोर्स आईडी आएगा, किस कोर्स में एनरोलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी आएगा। ये वो टेबल है, अगर फर्ज करें मैंने ये मालूम करना हो कि एक स्टूडेंट जो है वो कितने कोर्सेज के अंदर एनरोल हुआ हुआ है, तो मैं एनरोलमेंट के टेबल को हिट करूंगा, किसके ऊपर, इस स्टूडेंट आईडी के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर भी क्रिएशन डेट आएगा, लास्ट अपडेटेड आएगा, और रिकॉर्ड स्टेटस है, ठीक है।
अब मैं अगर ये मालूम करना चाहूं कि एक स्टूडेंट जो है वो कितने कोर्सेज के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हुआ हुआ है या एनरोल हुआ हुआ है, तो मेरे पास इन दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए कोई कॉमन फील्ड होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, ज्वाइनिंग दो कॉमन फील्ड्स पे होती है। एक स्टूडेंट जो है वो मैनी कोर्सेज के अंदर जो है वो एनरोल हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक कोर्स को मैनी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर क्या करना होता है कि आप एक लिंक टेबल बनाते हैं, जिसको जैसे हमने यहां पर एनरोलमेंट का रिलेशनशिप बनाया, और उसके अंदर फर्स्ट जिन दो टेबल्स के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना हुआ है, यानी कि मैनी कोर्सेज को मैनी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और मैनी स्टूडेंट्स मैनी कोर्सेज के अंदर एनरोल हुए हैं, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर क्या करते हैं कि एक लिंक टेबल बनाते हैं, इसको कहते हैं लिंक टेबल। अगर आप रिलेशनल अलजेब्रा की लैंग्वेज में बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो इसको कहते हैं लिंक टेबल। एक लिंक टेबल बनाते हैं। ये सिर्फ कब बनता है लिंक टेबल? जब आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगी। एक थर्ड टेबल होता है जिसके अंदर आप जिन दो टेबल्स के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है ना, उसकी उसकी प्राइमरी की को लेते हैं एज अ फॉरेन की। यहां पर ये स्टूडेंट आईडी आईडी जो है एज अ फॉरेन की यूज हो रही है, एफ के। देखें, शाह ने यही किया है, ठीक है। और कोर्स आईडी भी आपके पास क्या यूज हो रही है? एज अ फॉरेन की यूज हो रही है। जबकि प्राइमरी की क्या है? एनरोलमेंट आईडी, ये प्राइमरी की है, ठीक है, ये पीक है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा भाई। और इस तरीके से मुझे ये मालूम करना हो कि अली ने, स्टूडेंट आईडी 1 ने कितने कोर्सेज के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्टूडेंट के टेबल को और कोर्सेज के टेबल को और एनरोलमेंट के टेबल को आपस में क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, जैसे कि शाह ने अभी आपको करके दिखाया है। और उसमें फिल्टर कर लूंगा वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1 हो, उसका रिकॉर्ड बताओ। तो जब मैं इन तीन टेबल्स को ज्वाइन करूंगा, अच्छा अब ये पहले तो ये दो टेबल ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इनके अंदर कोई की कॉमन ही नहीं है। यहां पर स्टूडेंट आईडी है, यहां पर कोर्स आईडी है, और तो कोई की कॉमन ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, इनके दरमियान कॉमनैलिटी को क्रिएट करने के लिए, कॉमन क्यों नहीं थी? क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशन था। तो मैंने इनके दरमियान कॉमनैलिटी को क्रिएट करने के लिए एक लिंक टेबल बनाया, और लिंक टेबल के अंदर मैंने एक एनरोल आईडी बनाई, ये प्राइमरी की बन गई, और इसके टेबल की आईडी, इसकी की आ गई, और कोर्स आईडी आ गई। तो अब एनरोलमेंट आईडी के अंदर इसका डेटा भी मौजूद है, और एनरोलमेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी का, स्टूडेंट का भी डेटा मौजूद है, यानी उसकी भी की आ रही है। तो ये जब दो कीज कॉमन हो गई, तो अब हम इन दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे इनडायरेक्टली, कैसे? यूजिंग एनरोलमेंट टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ज्वाइन किया जाएगा, जैसे कि इन्होंने करके भी दिखाया है, ठीक। अच्छा, अब आप ये देखें कि हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम एक वन टू मैनी का रिलेशन बनाते हैं। अब वो वन टू मैनी का रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आप ये देखिए कि ये आपके पास सामने मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक वन टू मैनी का भी रिलेशन बना के दिखाते हैं, बल्कि मैं आपको एक और तरीके से भी इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, ये मैंने आपसे लिंक शेयर कराया था, आप लोगों को याद है? ये मैंने लिंक शेयर कराया था आप लोगों से, जिसमें मैंने ये आपको बताया था कि ये एंटिटीज को रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखते हैं, और कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जब बनाते हैं तो उनको हम इस तरह से, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जब मॉडलिंग करते हैं तो उस वक्त सिर्फ एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको हम इस तरह करते हैं। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं? देखिए, इस तरह के रिलेशनशिप फॉर्म में अगर आपको फिगर मिलेगी डेटाबेस की, ये एंटिटी है, ये टेबल है, लाइब्रेरी का एक टेबल बना हुआ है, ये एक एंटिटी, ये नाउन है, बुक, एक बुक का टेबल बनाएगा और एक मेंबर का टेबल बनेगा। अब ये कह क्या रहा है? ये कह ये रहा है कि जो लाइब्रेरी का टेबल है, एक लाइब्रेरी के रिकॉर्ड, यानी एक लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट में मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं। यानी एक लाइब्रेरी में मैनी बुक्स हो सकती हैं। वन टू मैनी का रिलेशन हो गया ना। एक लाइब्रेरी है, उसमें मैनी बुक्स हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक लाइब्रेरी के अंदर कई किताबें होती हैं रखी हुई। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यह भी हो सकता है कि एक लाइब्रेरी अभी नई नई बनी हो, उसमें कोई भी किताब ना हो, कोई भी बुक ना हो, जीरो बुक हो, ऐसा भी हो सकता है। ये जो साइन होता है इसको क्रोफेट सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस फुट। मैं लिख देता हूं, क्रॉस फुट सिंबल कहते हैं इसको। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर, ईआर डायग्राम के अंदर, इसको ईआर डायग्राम भी कहा जाता है। इस पूरी डायग्राम को, इसको ईआर डायग्राम कहा जाता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम।
ठीक है, जिस तरह से क्रो के फुट होते हैं ना, कौवे के जिस तरह के पैर होते हैं, उस तरह से इसका सिंबल है बना हुआ। तो इसका वन का मतलब होता है एक, वन का मतलब होता है ये जो डैश साइन है, सिंगल लाइन बनी, इसका मतलब होता है वन। ये जो गोल साइन है, सर्कल है, इसका मतलब होता है जीरो। ये जो साइन बना हुआ है फुट का, इस तरह का जो साइन बना हुआ है, इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो एक लाइब्रेरी के अगेंस्ट में मैनी बुक्स हो सकती हैं, और मिनिमम कितनी, यानी इसमें पहले एक मैक्सिमम का रिलेशन देखते हैं। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि भाई एक लाइब्रेरी है इस तरफ से, उसमें मैनी बुक्स हो सकती हैं, फिर मिनिमम पे देखते हैं। और एक लाइब्रेरी के अगेंस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइब्रेरी है, उसके अगेंस्ट में कोई भी बुक ना हो। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन कौन सा बना, वन टू मैनी का। इसका मतलब है कि एक मास्टर टेबल होगा, मास्टर टेबल लाइब्रेरी का होगा, ठीक है, और चाइल्ड टेबल कौन सा होगा, बुक का होगा। यानी बुक के अंदर बुक का टेबल, यानी वन टू मैनी को मैं किस तरह बनाऊंगा, यहां पर एक्सेल में आ जाए फिर आप। ये लाइब्रेरी का टेबल आ गया, ठीक है, ये लाइब्रेरी का टेबल आ गया, ठीक है, ये टेबल बन गया लाइब्रेरी का। इस टेबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, लाइब्रेरी का आईडी, ये प्राइमरी की हो जाएगी, लाइब्रेरी नेम, ठीक है, इसका एड्रेस, फिर वही हमारे तीन फील्ड्स जो कॉमन है, क्रिएशन डेट, लास्ट अपडेटेड, और रिकॉर्ड स्टेटस। ठीक है, कल को मुझे लाइब्रेरी बंद करनी पड़ गई तो यहाँ पे रिकॉर्ड का स्टेटस में क्या कर दूंगा, डी कर दूंगा। ठीक है, ये लाइब्रेरी आईडी आ गई। अच्छा, अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, कौन सा, बुक का। ठीक है, यानी लाइब्रेरी आईडी वन, लाइब्रेरी का नाम हो गया सर सैयद लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी का एड्रेस हो गया भाई DHA। अच्छा, क्रिएशन डेट 27 नवंबर 2024 हो गई, लेट से, ये हो गई, सारी चीजें हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अच्छा, अब बुक आईडी में आ जाए। अब मैंने ये देखना है कि इस लाइब्रेरी आईडी पर कितनी है, तो बुक आईडी में क्या करूंगा, पहले तो होगा बुक आईडी, ये होगा इसकी प्राइमरी की। अब इसमें मैं फॉरेन की लेकर आऊंगा, कौन सी, लाइब्रेरी आईडी की। ये की जो है फॉरेन की है, यहां की प्राइमरी की है, इस टेबल की। यहां पर ये क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी, बुक के टेबल में FK बन जाएगी। अब यहां पर मैंने लिखा जनाब एक बुक का नाम, टाइटल, ऑथर, यही होते हैं ना रिकॉर्ड्स बुक के, इसमें फील्ड्स यही होती हैं बुक के कॉलम में। फिर वही हमारी जो तीन फील्ड्स हैं, क्रिएशन, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं, ये आप लोग बाय डिफॉल्ट समझिएगा ये हैं। अच्छा, बुक आईडी में मैंने लिया बुक आईडी वन, और यहाँ पर लाइब्रेरी आईडी वन ली, क्योंकि ये किस लाइब्रेरी से बिलोंग कर रही है भाई, लाइब्रेरी आईडी वन से बिलोंग कर रही है, इस लाइब्रेरी से बिलोंग कर रही है। ठीक है, बुक का नाम मैंने लिख दिया जी बांगेदरा, बुक का टाइटल बांगेदरा, ऑथर अल्लामा इकबाल, क्रिएशन डेट वो अब सब आप लोग देख लेंगे, आपको पता है सब। ठीक है, दूसरी बुक लाया मैं, चलें जी सेकंड बुक। अब मैंने सेकंड बुक कौन सी ली, हयात जावेद, टाइटल भी हयात जावेद। अच्छा जी, ऑथर हो गए इसके मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। क्रिएशन डेट अब छोड़ दें इसकी, ठीक है। अब मुझे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, ये वन आएगा भाईजान, लाइब्रेरी आईडी हमारे पास दूसरी लाइब्रेरी तो है ही नहीं, हमारे पास तो एक ही लाइब्रेरी ना जिसका आईडी वन है। आप ये देखें, अगर मैंने ये मालूम करना है वन टू मैनी का रिलेशन है, इस लाइब्रेरी आईडी वन, जिसका नाम सर सैयद लाइब्रेरी है, सर सैयद लाइब्रेरीज में कितनी बुक्स मौजूद हैं, मल्टीपल बुक्स मौजूद हैं। तो मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, मैं सिलेक्ट की क्यूरी लगाऊंगा, और लाइब्रेरी के टेबल को और बुक के टेबल को ज्वाइन करूंगा, किसके ऊपर, लाइब्रेरी आईडी के ऊपर। यानी कि मेरा टेबल कैसे बनेगा, मेरी क्यूरी कैसे बनेगी, मेरी क्यूरी भाई ऐसे बनेगी, ये वन टू मैनी का रिलेशन बना बता रहा हूं आपको मैं। वन टू मैनी का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, इस हवाले से देखें, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको, वन टू मैनी को रिलेशनशिप भी कहते हैं, या इसी को हम मास्टर डिटेल भी कहते हैं, मास्टर डिटेल टेबल। यानी कि मास्टर टेबल मेरा कौन सा है, लाइब्रेरी का, और डिटेल टेबल कौन सा है, वो बुक का है, जिसके अंदर मास्टर की जो है वो यहां पर एज अ फॉरेन की मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूं और यहां पर मैं आपको क्यूरी बना के दिखाता हूं। अब मैंने आया, मैंने लिखा जी सेलेक्ट लाइब्रेरी
नेम, लाइब्रेरी डॉट लाइब्रेरी नेम, कॉमा लाइब्रेरी डॉट, चलिए मैं सिर्फ नेम ले लेता हूँ, लाइब्रेरी का नेम ले लेता हूँ, एंड बुक डॉट बुक अंडरस्कोर नेम, ठीक है। फ्रॉम, क्या किया मैंने, लाइब्रेरी कॉमा बुक, ठीक है। वेयर, अब मैं देखें दोनों की कॉमन कीज को ज्वाइन कर रहा हूं, वेयर लाइब्रेरी डॉट लाइब्रेरी अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू बुक डॉट लाइब्रेरी अंडरस्कोर आईडी। अब ये देखें, ये जो लाइब्रेरी डॉट लाइब्रेरी आईडी है, ये यहां से आएगा प्राइमरी की, ये इस प्राइमरी की को इस बुक के टेबल की मैं फॉरेन की पर मैप कर रहा हूं, तो मुझे इस लाइब्रेरी के सारा डेटा मिल जाएगा। दैट्स द वे आप कैसे ज्वाइन करते हैं दो टेबल्स को, ठीक है। पहले वाला जो था टेबल्स को स्टूडेंट का और कोर्सेज का, वो उसके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हमेशा डेटाबेस में कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक लिंक टेबल बनाना पड़ता है, और उस लिंक टेबल के अंदर आप एक प्राइमरी की बनाते हैं और दोनों की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की बनाते हैं जो मैनी टू मैनी की है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो टेबल लिंक होते हैं, इनके दरमियान कोई की कॉमन नहीं थी। लेकिन जो दूसरा रिलेशन मैंने बनाया, दूसरे रिलेशन के अंदर क्या था, दूसरे रिलेशन के अंदर लाइब्रेरी और बुक, इनके दरमियान वन टू मैनी का रिलेशन था, मैनी टू मैनी नहीं था। तो वन टू मैनी के रिलेशन में जो मास्टर टेबल होता है या पेरेंट टेबल होता है, उसकी प्राइमरी की एज अ फॉरेन की चाइल्ड टेबल में आती है, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे इन दोनों टेबल्स को, तो आप क्या करेंगे, मास्टर टेबल की यानी कि पेरेंट टेबल की प्राइमरी की को चाइल्ड टेबल की फॉरेन की पर मैप करेंगे, तो ये आपके पास डेटा रिट्रीव होकर आएगा। यहां तक चीज समझ में आ गई? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, प्लीज प्लीज पूछें। साहब समझ में आ रहा है भाई या नहीं समझ में आ रहा, प्लीज बता दें। यस सर। जबरदस्त है, जबरदस्त। वन टू एन, अ सिंगल एंटिटी इज वन टेबल इज रिलेटेड टू द मल्टीपल एंटिटीज इन अनदर टेबल। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। आप सही समझ गए हैं ना, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। यही हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादातर जो हमारे पास रिलेशनशिप्स बनते हैं, मैं मेजॉरिटी बता रहा हूं, मैनी टू मैनी बड़े कम इंस्टेंसेस होते हैं, बड़ा एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि मैनी टू मैनी आ रहा हो, कम ऐसा होता है। बट अगर आ जाए ऐसा केस, ऐसा सिनारियो आ जाए, तो उसको आपने कैसे मैप करना है फिजिकल डेटाबेस के अंदर, कैसे जाके मैप करेंगे, लिंक टेबल बनाएंगे उन दोनों में, दोनों मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के जो आईडीज होंगे वहां पे मैप कर लेंगे। जबकि ये लाइब्रेरी और बुक के केस में मैंने वन टू मैनी का रिलेशनशिप आपको मैप करके दिखाया है। वन टू मैनी का रिलेशनशिप ज्यादातर वन टू मैनी का ही होता है, ज्यादातर केसेस में वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा होता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी एक इसके ऊपर एक और चीज में ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये चीज समझ में आई? अच्छा, अब जरा लाइब्रेरी और मेंबर्स की रिलेशनशिप देख लें। एक मेंबर का टेबल भी होगा, तो जाहिर है लाइब्रेरी के अंदर मेंबर्स होते हैं ना। आप ये देखें कि एक लाइब्रेरी के अंदर मैनी मेंबर्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक लाइब्रेरी ऐसी हो, और होता है नॉर्मली, जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं उनके अंदर मल्टीपल मेंबर्स रजिस्टर्ड होते हैं ना। लाइब्रेरी में जब तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको वो बुक थोड़ी लेने देंगे, कोई भी इशू ही नहीं करेंगे बुक। वो बोलेंगे आप मेंबर ही नहीं है हमारे। तो आपको पहले लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन करानी होती है, आपको उसका मेंबर बनना पड़ता है, उसकी एक फीस होती है। तो एक लाइब्रेरी के अंदर मैनी मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि एक टेबल और बनेगा। अगर मैं बनाऊं, इसको मैप करूं, तो यहां पर कैसे बनेगा, यहां पर बनेगा अब टेबल मेंबर्स का, ठीक है जी। ये बन गया मेंबर्स का टेबल। उसमें क्या होगा भाई, एक मेंबर आईडी होगी, ये मेंबर आईडी जो है मेरी वो प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, और मेंबर मेंबर किससे बिलोंग कर रहा है, देखो क्या रिलेशनशिप बनी हुई है। रिलेशनशिप ये बनी हुई है, ये जो बना रहा है, इसमें ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में मैनी मेंबर्स हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइब्रेरी में कोई भी मेंबर ना हो। ऐसा हो सकता है भाई अभी न्यूली बनी है लाइब्रेरी, इसमें कोई मेंबर ही नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही रिलेशनशिप बन रहा है। तो अब क्या बन रहा है कि इसमें भी जो पेरेंट है वो लाइब्रेरी है, और मेंबर जो है वो एज अ चाइल्ड टेबल है, यानी कि डिटेल टेबल है। तो इसको हम कैसे मैप करेंगे, एक्सेल में आ जाओ दोबारा से। यहां पर क्या बनाएंगे, हम क्या देंगे, यहां पर भी हम लाइब्रेरी आईडी को एज अ फॉरेन की लेकर आएंगे। लाइब्रेरी आईडी को हम एज अ फॉरेन की लाएंगे,
और यहां पर हम लिखेंगे मेंबर का नाम, मेंबर का एड्रेस, ठीक है, और जो भी हमारी जो 3 फील्ड्स हैं, क्रिएशन डेट और लास्ट अपडेटेड और एंड रिकॉर्ड स्टेटस, वो सारी हम चीजें यहाँ पे ले लेंगे। तो अब आपको समझ में आया। अब अगर फर्ज करें आपने एक क्यूरी बनानी है, आपको ये मालूम करना है कि एक लाइब्रेरी में कितने मेंबर्स हैं, तो आप कैसे करेंगे फाइंड आउट? जैसे एक मेंबर आईडी आपने लिया 1, उसमें लाइब्रेरी आईडी 1 लिया, मेंबर का नाम लिया आपने लेट्स से आसिम, एड्रेस लिया कराची, जो भी डेट थी 26 नवंबर लेट्स से 2024, और उसके बाद दूसरा मेंबर लिया आपने, उसमें भी लाइब्रेरी आईडी 1 आएगा। अब आपने ले लिया जनाब सबा, ये कराची, ठीक है, ये भी 26 नवंबर को मेंबर हुए हैं, बने हैं 2024, ठीक है। अब मैंने ये करना है, एक क्यूरी लिखनी है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि एक लाइब्रेरी है जिसका नाम सर सैयद है, इस लाइब्रेरी के अंदर मुझे ये बताएं कि कितने मेंबर्स हैं इस लाइब्रेरी के। तो ये मैं कैसे करूंगा? ये मैं ऐसे करूंगा कि मैं एक क्यूरी लगाऊंगा जिसमें मैं 2 टेबल्स को ज्वाइन करूंगा, लाइब्रेरी के टेबल को और मेंबर्स के टेबल को ज्वाइन करूंगा, और किस आईडी पे, किस की पे ज्वाइन करूंगा? इन दोनों के दरमियान देखूंगा कि की कौन सी कॉमन है, इन दोनों के दरमियान कॉमन है लाइब्रेरी आईडी, तो लाइब्रेरी आईडी पे ज्वाइन करूंगा तो मुझे डेटा मिल जाएगा सारा। कैसे मिलेगा? वैसे मिलेगा, मैं लिखूंगा सिलेक्ट मेंबर नेम, मेंबर मेंबर डॉट मेंबर अंडरस्कोर नेम, कॉमा लाइब्रेरी डॉट लाइब्रेरी अंडरस्कोर नेम फ्रॉम लाइब्रेरी, कॉमा मेंबर वेयर, लगाऊंगा क्या? लाइब्रेरी अंडरस्कोर लाइब्रेरी डॉट, सॉरी, लाइब्रेरी डॉट लाइब्रेरी आईडी इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा? मेंबर डॉट लाइब्रेरी अंडरस्कोर आईडी, एक भी ज्वाइन लगाऊंगा। आप देखें यही है ना, मेरे पास लाइब्रेरी आईडी दोनों में कॉमन है, ये लाइब्रेरी आईडी लाइब्रेरी के टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही है और लाइब्रेरी आईडी मेंबर के टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लाइब्रेरी आईडी मेंबर के टेबल में एज अ फॉरेन की आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि 1 to many का रिलेशन है, एक लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल मेंबर हो सकते हैं। यही चीज तो हमें ये डायग्राम कह रही है। जब मैंने इसको कॉन्सेप्चुअली बनाया था, जब अपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल में बनाया था, मैंने इसी तरह से बनाया था ना कि एक लाइब्रेरी में मैनी मेंबर्स हो सकते हैं। और वही चीज फिर मैंने फिजिकली, जब मैं आया अपने फिजिकल मॉडल पर आया बनाने पे, डेटा मॉडलिंग कर रहा हूं फिजिकली, तो वहां पर मैंने टेबल यही क्रिएट किया है ना। तो ये तरीका होता है आपको कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, फिर लॉजिकल मॉडलिंग एंड देन फिजिकल मॉडलिंग करने का। तो इस तरीके से आप पूरी, आप देखें, अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना लेंगे और वो बड़ा फाइन स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से अपनी पहले इस तरह एक्सेल शीट के अंदर बना के रिकॉर्ड डाल के देखा करें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। शाहब, सुन रहे हैं आप भी? ये बनाकर एक्सेल की शीट में इस तरह से देखा करें, डेटा डमी डाल के देखा करें कि हाँ यार क्या रिलेशनशिप बन रहा है। आप क्विकली बना लेंगे डेटाबेस की डिजाइन, और बहुत सॉलिड डिजाइन बनाएंगे डेटाबेस का, ठीक है। तो अच्छा। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप पूछना चाहें तो बिल्कुल प्लीज पूछिए, सवाल कीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई मुझसे दोबारा पूछ लें। अगर अगली नेक्स्ट क्लास भी रखवानी है फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी समझा देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब एक चीज आखिरी, फाइनल, बिल्कुल फाइनल, मैं सम अप कर दूं सारी चीजों को। ये सब चीजें कराने का मकसद क्या है? देखिए, अगर ये आपको डेटाबेस की मॉडलिंग नहीं आएगी तो आप मुझे खुद बता दें कि आप लोग किस तरह से फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे। मुझे ये बताएं, आप डेटाबेस के जब आएंगे बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, आपको यही नहीं पता होगा फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की क्या है, टेबल्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनको कैसे मॉडल किया जाता है, 1 to many का रिलेशन कैसे बनाया जाता है, 1 to many to many का रिलेशन कैसे बनाया जाता है, और मैनी टू मैनी के रिलेशन को ज्वाइन कैसे किया जाता है उसको लिंक टेबल के थ्रू, आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे करते काम? नहीं कर पाते ना। तो ये बहुत जरूरी था आपको समझाना। अब आपके लिए आसानी है, अब आपके लिए दुनिया आसान है। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये सारे केसेस आ चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि हाँ यार, कैसे हमने एंटिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग कैसे करनी है, लॉजिकल मॉडलिंग कैसे करनी है, फिर फिजिकल मॉडलिंग कैसे करनी है, फिर कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू हम
ये चेक कर लेंगे डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने से पहले ही कि हमारा डेटा बिल्कुल सेट हो रहा है नहीं। इस तरह से एक्सेल की शीट पे पहले टेबल्स बनाते जाएं, एंटिटीज लिखते जाएं उनकी फील्ड इस तरीके से, और मैप करते जाएं बनाकर रिलेशनशिप। और देखें आपकी लॉजिक भी यही डेवलप होना शुरू हो गई, यही नोट पैड में ही आप क्यूरीज भी बनाना शुरू हो गए। आपको समझ आ गया सब चीजें? ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है काम। और इस तरह से फिर क्या करें, इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स, अभी ये जरूरी नहीं है कि एक ही टेबल हो सकता है मल्टीपल, तीन तीन चार चार टेबल को आप इस तरह से ज्वाइन कर रहे हो। तो ये जो क्यूरीज होंगी इनको आप बनाएं व्यू के अंदर, क्रिएट इसका करें व्यू, एक व्यू लिस्ट मेंबर्स के नाम से एक व्यू बनाया आपने, मेंबर्स के नाम से एक व्यू बनाया, और उसके अंदर आपने ये लॉजिक रख दी पूरी, ये पूरी जो ज्वाइन की लॉजिक थी इसको आपने लिस्ट मेंबर में बना लिया। ठीक है, सपोज करें मैं इसको, अगर मैं एक एक वैसे नाम देना चाहूं तो इसको इस तरह से एक व्यू बन गया, एक डेटाबेस का व्यू बन गया ये एक तरीके से। ठीक है, एक व्यू ये बन गया, जितना सिलेक्ट का जितना डेटा है सिलेक्शन से रिलेटेड टेबल्स के दरमियान कॉम्प्लेक्स लॉजिक का एक और व्यू बनाया आपने, क्रिएट व्यू, और इसको नाम दे दिया आपने लिस्ट बुक्स का। ठीक है, लिस्ट बुक्स बाय लाइब्रेरी आईडी, बाय लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ले लें, और यहां पर आप लाइब्रेरी आईडी ले लें पैरामीटर में, नहीं बल्कि बस बस बाय लाइब्रेरी ले लें, सारी बुक्स को लिस्ट कर देगा, लिस्ट बुक्स में लिस्ट बुक्स आ जाएंगे इस तरीके से, मेंबर्स में मेंबर्स आ जाएंगे इस तरह से। अगर कोई आपने डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को, अपडेट और डिलीट, ठीक है, और सिलेक्ट भी करना है, यानी ये सारे ऑपरेशन करने हैं आपने एक ही उसमें बिजनेस लॉजिक के अंदर, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो आप क्या करें, इसको आप एक स्टोर्ड प्रोसीजर में रखें, एक बनाए स्टोर्ड प्रोसीजर, यानी एक प्रोसीजर बनाए डेटाबेस का, डेटाबेस स्टोर्ड प्रोसीजर बनाए, उसका नाम रख दिया आपने, लेट से आपने रखा कि आपने रखा कि बुक अपडेट, अपडेट बुक लिस्ट, ये आपने रखा अपडेट बुक लिस्ट, और उस अपडेट बुक लिस्ट के अंदर ये प्रोसीजर बनाया आपने डेटाबेस के अंदर अपडेट बुक लिस्ट का, और या ऐड ऐड बुक लिस्ट, यानी कि एक आपने एक प्रोसीजर बनाया, और उसमें क्या कर रहे हैं कि आप नई बुक्स जो आपकी लाइब्रेरी में आई हैं उनको इंसर्ट कर रहे हैं टेबल के अंदर, इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू, आप बुक में कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू आप लाइब्रेरी में कर रहे हैं डेटा। ठीक है, ये सारा आपने काम किया, और कुछ टेबल्स को आप अपडेट भी कर रहे हैं, अपडेट ये फर्ज करें आपकी लॉजिक पर डिपेंड करता है ना, आप क्या बना रहे हैं, अपडेट टेबल आपने किया, अपडेट बुक्स का टेबल भी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक थी ऐड बुक लिस्ट में को करने की, वो सारी आपने एक स्टोर्ड प्रोसीजर में डिफाइन की। आप अपने नेक्स्ट जीएस की प्रोग्राम में क्या करेंगे, नेक्स्ट जीएस का जो आपका एक सर्वर एक्शन डिफाइन करेंगे फंक्शन, वो क्या होगा, फर्स्ट करें वो उसका नाम भी यही रख लें, ऐड बुक लिस्ट के नाम से रख लें वो सर्वर एक्शन। ठीक है, ऐड बुक लिस्ट के नाम से रख लें, और इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, वो एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन है, जो कि क्या करेगा भाई, जो आपके पास क्या करेगा, एक एसिंक कॉल भेजेगा, किसको भेजेगा भाई, आपके प्रिज्मा को, अगर आप फर्ज करें कोई ओआरएम यूज कर रहे हैं ड्रिजल को, या फिर आप डायरेक्ट, और या अगर आप डायरेक्ट डेटाबेस को कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट डेटाबेस कॉल कर रहे हैं वाया माई एसक्यूएल ड्राइवर को इंपोर्ट करके उसमें डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट डेटाबेस कॉल के थ्रू ये उसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा कैसे, कॉल वो जो भी लॉजिक होगी एक तरीका होगा उसका लिखने का, कॉल ऐड बुक लिस्ट, इसको आप करें कि न्यू बुक, न्यू बुक का फंक्शन है, जब न्यू बुक का आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, आपसे डेटा ले रहा है। अच्छा, अब ये न्यू बुक का फंक्शन कैसे कॉल हुआ है भाई, न्यू बुक का फंक्शन कैसे कॉल हुआ होगा, यकीनन इसका कोई ना कोई यूआई होगा ना, यूजर इंटरफेस होगा, जहां पर आपने बुक की डिटेल ली होगी, बुक की एक फील्ड होगी, बुक का नाम इनपुट करें, ये एक टेक्स्ट फील्ड होगी, फॉर्म होगा एक बना हुआ, ऑथर कौन है ये एक होगा,
इसी तरीके से होगा ना, ये एक फॉर्म होगा बना हुआ, ये टेक्स्ट फील्ड होगी, एक HTML के फॉर्म से ये इनपुट आ रहा होगा आपके पास डेटा, कोई ऑपरेटर होगा, लाइब्रेरी ऑपरेटर होगा जो बुक्स को ऐड कर रहा होगा, इस तरीके से ये डेटा इनपुट लेंगे। वो क्या करेगा, जब वो सबमिट का बटन प्रेस करेगा, सबमिट बटन को प्रेस करेगा, तो क्या होगा, न्यू बुक का फंक्शन कॉल होगा, न्यू बुक का आपके पास एक सर्वर एक्शन कॉल होगा, सर्वर एक्शन कॉल हो जाएगा, न्यू बुक का सर्वर एक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, न्यू बुक का जैसे सर्वर एक्शन कॉल होगा, वो ये कॉल आएगी यहां पर, इस फंक्शन पर आएगी, नेक्स्ट जेएस से, नेक्स्ट जेएस से आई कॉल कहां पर, इस फंक्शन पर, ये फंक्शन कॉल हुआ, और इस फंक्शन के अंदर क्या है, वो पूरी लॉजिक लिखी हुई होगी प्रिज्मा की और ड्रिल की, जिसके थ्रू आप वो एक प्रोसीजर कॉल कर रहे होंगे ऐड बुक लिस्ट का, जो कि फाइनली डेटाबेस को कॉल भेज रहा होगा। और वो सारा डेटा रिट्रीव कैसे करेगा, वो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में करेगा, रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि जेसन डेटा आपके पास ले रहा होगा, डेटा इज इक्वल टू, ऐसे ही होता है ना, रिक्वेस्ट डॉट पैराम के थ्रू वो आपसे क्या क्या चीजें ले रहे होंगे आप उससे, आप ले रहे होंगे पैराम डॉट बुक का आ, जो भी एक ऑब्जेक्ट होगा पैराम, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्ट उठा रहे होंगे डेटा का कॉन्स्ट के नाम से, और उस ऑब्जेक्ट को आप परसिस्ट करा, और ये जो डेटा का ऑब्जेक्ट आएगा, इस डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी भाई, इस डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास होगा बुक का नेम होगा, एक फील्ड इस तरह से, और सॉरी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यार ये आप लोग देख लो कि ये इस तरीके से होगा ये काम पूरा, बुक का नाम होगा इस डेटा के अंदर, और क्या होगा, बुक का ऑथर होगा। समझाने का मकसद ये है कि ताकि आपको पूरा एक फ्लो क्लियर हो जाए कि ये होता कैसे सारा काम, ये इस तरह से ये आगे आपके पास, अब ये डेटा को आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे इस प्रोसीजर को कॉल करते हुए, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट इस डेटा के साथ इंसर्शन के लिए जाएगा यहां पर, ठीक है, ड्रिजल से पास होता हुआ या प्रिज्म से पास होता हुआ या जिस तरह से भी आपका लॉजिक है, वो फिर कॉल करेगा फाइनली जाके डेटाबेस के प्रोसीजर को। ठीक है, तो ये पूरा एक वर्कफ्लो होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें होती हैं, इस तरीके से हम अपना पूरा एक फुल स्टैक डेवलपमेंट लॉजिक को या फ्लो को क्रिएट करते हैं। एक फाइनल चीज मैं और बता दूं, ताकि यार ये चीज आप लोगों के सामने आ जाए दोबारा से, हालांकि ऑल्दो मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी एक दफा दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। एक्स कैली ड्रॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ। समझ आ रहा है आप लोगों को सबको? अच्छा जी, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ जनाब, एक हम्म, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक सेकंड दीजिएगा। असल में इसका मेरा माउस थोड़ा सा सही वर्क नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने इसमें दूसरा माउस लगाया। अच्छा देखें, ये मेरे पास एक बॉक्स है। ये मैं आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि क्या होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट, व्हाट इज फुल स्टैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल स्टैक। अच्छा, आप जरा सिर्फ मुझे बता दें, आप लोग मैसेज करके, कि ये आप लोगों को चीजें समझ में हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, कोई चीज ऐसी है जो अभी तक समझ में नहीं आई हो तो प्लीज मुझे बता दें। ठीक है, सब चीजें क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड करूं, क्योंकि ये फाइनल चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम एक क्लास खत्म कर देंगे, बस लास्ट है ये चीज। ठीक है, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है, यस सर। थैंक यू।
अच्छा, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसको मैं कहता हूं कि जी ये मेरा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड पे क्या होता है? फ्रंट एंड पे आपके पास दो चीजें होती हैं। फ्रंट एंड है, या इसको मैं अपना यूआई भी कहता हूं, यानी इसको मैं कहता हूं ये मेरा यूजर इंटरफेस। फ्रंट एंड का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, ठीक है, इस तरह समझ लें, यूजर इंटरफेस। ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या होता है भाई? यूजर इंटरफेस में एक फॉर्म होता है आपके पास एचटीएमएल का, ऐसे ही होता है। एचटीएमएल का पेज होता है या फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आप, लेट से अगर आप इसी की बात कर लें, बुक्स की बात कर लें, तो आप एक फॉर्म बनाएंगे ना, उसमें आप लेंगे बुक का नाम ले रहे होंगे यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। और इनपुट लेते हैं, इसी तरह से लेते हैं ना एचटीएमएल के अंदर जो इनपुट का बनाते हैं, इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, बुक बुक नेम की एक टेक्स्ट फील्ड बताएंगे, और एक बनाएंगे आप बुक के ऑथर की टेक्स्ट फील्ड के, भाई ऑथर कौन था। फिर एक बनाएंगे, ये भी इनपुट होगी टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। फिर एक बनाएंगे आप सबमिट बटन बनाएंगे, हाँ जी ये डेटा सबमिट हो, ठीक है। ये फ्रंट एंड पे यही चीजें होती हैं जो बनाई जाती हैं, ठीक है। ये एचटीएमएल में आप बनाते हैं, ये इसकी फ्रंट एंड होती है, यूआई होती है, ठीक। यूआई में और क्या चीज आती है? यूआई में एक और चीज आती है, सेकंड चीज जो आती है वो आती है रिपोर्ट, यानी डिस्प्ले। डिस्प्ले ओनली रिपोर्ट, या इसको हम कहते हैं डिस्प्ले ओनली। डिस्प्ले ओनली, या इसको हम कहते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग, ठीक है। ये होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के बाद आपका आता है, और ये सारा क्या है, ये सब फुल स्टैक में आता है कंप्लीट। ये अम्ब्रेला फुल स्टैक की अम्ब्रेला है, जिसमें क्या क्या आता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सामने फाइनल चीज बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम ये क्लास एंड कर दें। सेकंड चीज आती है, इसको कहते हैं मिडलवेयर। इसको कहा जाता है मिडलवेयर। मिडलवेयर में क्या होता है आपके पास? मिडलवेयर में आपके पास प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो क्या काम कर रहे होते हैं प्रोग्राम? प्रोग्राम परफॉर्म्स व्हाट, सॉरी, वैलिडेशन, कैलकुलेशंस। वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, और मेकिंग मेकिंग रिस्पॉन्स फॉर यूआई, फॉर फ्रंट एंड भी कह सकते हैं और यूआई भी कह सकते हैं। और बॉस ये सारे काम ये आपका कौन कर रहा होता है? ये मिडलवेयर कर रहा होता है। मिडलवेयर में क्या होता है आपके पास भाई? प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्रोग्राम्स जो कि आपके फ्रंट एंड से इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो भी आपने इनपुट की होती है फील्ड लाइक बुक नेम, ऑथर नेम, और सबमिट करते हैं, तो बेसिकली मिडलवेयर का एक प्रोग्राम कॉल होता है इसके अगेंस्ट में। क्या होता है? मिडलवेयर का आपका एक प्रोग्राम कॉल होता है, ठीक है। फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता, जो कि मैं थर्ड लेयर बनाने जा रहा हूं। ये आपकी लास्ट लेयर होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट की, दैट इज कॉल्ड डीवी लेयर। डेटाबेस, ठीक है, ये फाइनल आपका लेयर होती है। पहली लेयर हो गई फ्रंट एंड की, फ्रंट एंड लेयर हो गई, मिडलवेयर हो गई सेकंड, और थर्ड लेयर होती है, उसको कहते हैं डेटाबेस, डेटा लेयर आप, ठीक है। हमने ये दोनों लेयर्स, ये नेक्स्ट जीएस में आप पढ़ रहे हैं, आपको नेक्स्ट जीएस में ये दोनों लेयर्स पढ़ाई जा रही हैं, सही है, शारून आपको पढ़ा रहे हैं। और आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि भाई फ्रंट एंड पे क्या काम होता है, मिडलवेयर भी आप काफी कुछ अब कर चुके हैं, और थर्ड लेयर अभी हमने आपको कवर करा दी, शहाब ने और हमने मिलके, ठीक है। और ये थर्ड लेयर थी जो अभी जिसको आपने आज खत्म किया है, ठीक है। अब थर्ड लेयर पे क्या होता है? थर्ड लेयर पे भाई टेबल बनते, सिंपल टेबल्स होते हैं, जैसे कि हमने लाइब्रेरी का टेबल बनाया, फिर हमने क्या बनाया? बुक का टेबल बनाया। टेबल्स में क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन आपने फ्रंट एंड से सबमिट की होती है वो पहले मिडलवेयर पे आती है, वहां पे फिल्टर होती है, वैलिडेट होती है, उसपे कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं, और कैलकुलेशंस परफॉर्म होने के बाद उसमें जो फिल्टर डेटा होता है वो आप टेबल्स में स्टोर करते हो, सेव करते हो। ऐसा ही होता है, सेव करते हो डेटा को, सेव डेटा।
ठीक है, वो टेबल में स्टोर हो जाता है आपके पास, ऐसे होके, ऐसे ही होता है। अच्छा, फिर क्या करते हो कि जब डेटा टेबल में सेव हो जाता है तो फिर डेटाबेस आपको एक रिस्पॉन्स देती है कि हाँ भाई डेटा सेव हो गया है, अब आप ये अपडेटेड डेटा ये है आपके पास। ये फिर मिडलवेयर इसको कॉल करता है कि भाई अब मैंने आपको जो डेटा देना था जो क्लाइंट से आया मेरे पास, फ्रंट एंड से आया, यानी कि ये फ्रंट एंड से डेटा जो है यहां से सेंड हुआ, रिसीव कहां पर हुआ, रिसीव हुआ मिडलवेयर पे। मिडलवेयर ने उस डेटा को लिया, इसको वैलिडेट किया, यानी चेक किया कि हाँ यार ये जो डेटा मेरे पास फ्रंट एंड से आया वो बिल्कुल सही है, ठीक है जी बिल्कुल सही है। उसमें नाम दिया हुआ स्पेसिफिक, ऐसा तो नहीं नल रिकॉर्ड सेंड कर रहा है, ऐसा तो नहीं कोई और इनकरेक्ट वैल्यू को सेंड कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई इसके अंदर कोई ऐसा वो सिंबल सेंड कर रहा है जो मुझे, मैं डेटा में स्टोर ही नहीं करना चाहता। तो ये सारा वैलिडेशन का पार्ट होता है। फिर मैंने क्या किया, वो जो भी डेटा मेरे पास रिसीव हुआ उस पर मैंने कैलकुलेशंस की, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी, लेट से उसके ऊपर मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना था, लेट से उसके ऊपर मुझे फाइन कैलकुलेट करना था, लेट से उसके ऊपर मुझे कोई लोन कैलकुलेट करना था, मुझे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, ये कोई भी ऐसी फंक्शन थी वो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, डेटाबेस को कॉल की कि भाई ये लो डेटा और इसको इस टेबल में, लाइब्रेरी या बुक में, जो भी वट मेरी लॉजिक थी प्रोग्राम की, उसमें स्टोर कर लो। तो वो डेटा यहाँ डेटाबेस में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने डेटाबेस से रिस्पॉन्स जनरेट कराया कि हाँ भाई डेटा आपका सक्सेसफुली स्टोर हो गया। अब अपडेटेड डेटा ये है, अब अपडेटेड डेटा आपको डेटाबेस रिटर्न करेगी। और मिडलवेयर का जो प्रोग्राम होगा आपका, नेक्स्ट जेएस का जो भी फंक्शन होगा, सर्वर एक्शन हो, एपीआई राउट हो, जो भी हो, वो क्या करेगा, वो उस डेटा को रिसीव करेगा और उसका एक रिस्पॉन्स यूआई बनाएगा, और वो यूआई वापस रिटर्न किसको करेगा, वो रिटर्न करेगा आपके फ्रंट एंड को, यूजर को। अपडेटेड डेटा, ये उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न अपडेटेड डेटा, इस तरह से रिटर्न करेगा। ये जो रिटर्न अपडेटेड डेटा होगा ये आपका यहां डिस्प्ले होगा लिस्ट के ऊपर। यहां पर कोई ना कोई आपने ऐसी लॉजिक लगाई होगी फ्रंट एंड के ऊपर कि जब ये डेटा रिसीव होगा इस फॉर्म के ऊपर या पेज के ऊपर, तो उसको लिस्ट आउट कैसे करूंगा, मैं लिस्ट कैसे करूंगा, डिस्प्ले कैसे करूंगा, तो वो फिर आपकी रिपोर्ट बनती है। इसको रिपोर्ट कहा जाता है या डिस्प्ले ओनली कहा जाता है या उसको लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन देख लें, वेब एप्लीकेशन, मैं आपके एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे लेट से आपके पास अमेजोन होती है ना, अमेजोन की आप बुक्स पे चले जाएं, चलें, आप मुझे देखें, ये अमेजोन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मेरे पास क्या हो रहा है मुझे ये बताएं, इस वेबसाइट के ऊपर, ये वेबसाइट कहां पर होस्ट हुई हुई है, ये कहां से आ रहा है, ये वेबसाइट क्या मेरे लोकल सिस्टम पे चल रही है, कौन बताएगा, यहाँ पे लिखा हुआ तो वैसे ये आ रहा है, डिलीवर टू यासिर कराची और ये सब चीजें। तो ये क्या है, वेबसाइट मेरे लोकल सिस्टम पे चल रही है, बताएगा कोई ये कहाँ चल रही है वेबसाइट, क्या हुआ ये जब मैंने Amazon अमेजोन बुक्स Amazon की, में हाँ जी बोले प्लीज, जी भाई ये कोई बताए। हाँ, पे चल रही है ये क्या कहाँ से आई है वेबसाइट, ये कहाँ से आ गया ये, सर्वर जी डेटाबेसेस। ये सही सही बताया, मिस सबा ने सही बताया, ये हमारे पास सर्वर से आई है। कहाँ से सर्वर से, अमेजोन के सर्वर से आया है ये मेरे पास। ठीक है, ये क्या है अमेजोन के होम पेज का, ये क्या है, ये इसका फ्रंट एंड है, ये यूआई है। अगर मैं इस अमेजोन की वेबसाइट को, ये जो मेरे पास पेज इस वक्त डिस्प्लेड है, इसको अगर मैं अपनी डायग्राम पे मैप करूं तो ये डायग्राम पे कहां मैप हो रहा है, कोई बताएगा, ये फ्रंट एंड पे मैप हो रहा है। ये मेरे पास फ्रंट एंड आया किसका, अमेजोन की वेबसाइट का फ्रंट एंड है, ये यूआई फर्स्ट फर्स्ट वाले टीयर है फुल स्टैक में अगर आप बात करूं। ठीक है, तो ये मेरे पास यूआई आ गया, यूजर इंटरफेस आ गया किसका, amazon.com का। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये तो क्या, अच्छा अब ये तो मेरे पास डिस्प्ले हुआ है ना सारा, ये देखें, ये तो मेरे पास सारा डिस्प्ले हुआ है डेटा, ये पूरा इस पेज का इस यूआई के थ्रू मेरे पास डिस्प्ले आ रहा है। ये जो डिस्प्ले है या ये जो लिस्ट आई है, पूरी लिस्टिंग आई है, ये मेरी यूआई है। इसमें कहीं पर मैं इनपुट तो ले ही नहीं रहा, इसमें कहां पे मैं इनपुट ले रहा हूं, इस डिस्प्ले में कहीं पे मैं इनपुट ले रहा हूं फ्रंट एंड पे, बताएं कहां पे ले रहा हूं मैं इनपुट, बताएं, कोई बता सकता है।
इनपुट दे रहे हैं या दे रहे हैं? ले रहा हूं। इनपुट कहां ले रहा हूं इस फॉर्म में? देखें, मैंने आपको यूआई में बताया, यूआई में दो चीजें होती हैं, यानी फ्रंट एंड पे दो चीजें होती हैं। मैं दोबारा दिखाता हूं, ये देखें, मैंने फ्रंट एंड पे आपको दो चीजें बताई। एक मैंने बताया कि फ्रंट एंड पे एक चीज होती है जिसको कहते हैं यूजर की इंटरफेस या इनपुट होती है, इनपुट लेते हैं हम। सेकंड चीज होती है हम डिस्प्ले करते हैं कंटेंट को, ये फ्रंट एंड कहलाता है, इसको यूआई कहा जाता है। यूआई में दो चीजें होती हैं, इनपुट होती है कुछ चीजें, और उन उन इनपुट्स को सबमिट किया जाता है, और कुछ चीजें लिस्ट डाउन हो रही होती हैं, डिस्प्ले हो रही होती हैं खाली। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताएं कि आप लोग इस अमेजोन के पेज को देख के बताएं। देखें, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां पर अब फाइनलाइज हो रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहा हूं मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। इसको देख के मुझे बताएं, ये तो सारी लिस्टिंग है, यहां तो कहीं पे भी इनपुट नहीं आ रही, ये तो सब लिस्ट है। यानी कि ये रिपोर्ट हुआ हुआ है, खाली फैच हुआ हुआ है डेटा, और फैच आकर यहाँ पे इस पेज के ऊपर डिस्प्ले हुआ हुआ डेटा। इसमें इनपुट कहां है? जब अभी हमने बात की कि भाई इसमें रिपोर्ट इनपुट भी होती है, एक तो इसका आंसर मिस सबा ने दिया कि ये ऊपर जो क्यूरी पैरामीटर है ये इनपुट है। बिल्कुल सही है, ये भी एक इनपुट है। लेकिन मैं इस पेज की बात कर रहा हूं। पेज में अगर देखें तो पेज में ये रही इनपुट। इसमें जब मैं कोई बुक सर्च करता हूं, लेट से मैं सर्च करता हूं एटॉमिक हैबिट, तो ये मेरी इनपुट थी। जब मैंने ये इनपुट करने के बाद ये बटन प्रेस किया ना सर्च का, तो डाटा सबमिट हुआ है। ये सर्च के बटन पे डाटा सबमिट कहां पर हुआ? पीछे नेक्स्ट जीएस का सर्वर एक्शन कॉल हुआ इस बटन के सबमिट के ऊपर, या फिर एपीआई राउट कॉल हुआ है। और उस राउट ने क्या किया कि ये डेटा सारा कहां से फैच किया है? ये सारा अमेजोन की डेटाबेस से फैच करके लाया है कि बुक का टाइटल ये है, बुक का पेज ये है, इमेज ये है, उसका टेक्स्ट ये है, प्राइस ये है, ये सारा पीछे ये जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है इस बुक का, जो जितना भी आपको स्पेसिफिकेशंस नजर आ रही हैं, ये जब मैंने सबमिट यहां पे देखें इस पेज के ऊपर, ये मैंने एटॉमिक हैबिट्स नाम लिखा, इनपुट किया डेटा, इनपुट करने के बाद सबमिट प्रेस किया। ये जैसे ही मैंने सबमिट प्रेस किया तो पीछे कॉल कहां पे गई है? पीछे कॉल गई है यहां पर। यानी कि ये मैंने इनपुट करने के बाद जब मैंने सबमिट प्रेस किया तो कॉल कहां गई? कॉल मिडिलवेयर पे गई है। मिडिलवेयर पे वैलिडेट हुआ, उसने एक्सट्रैक्ट किया वहां, हाँ भाई क्या करना चाह रहा है क्लाइंट? वो कह रहा है जी क्लाइंट जो है वो डेटा मांग रहा है एटॉमिक हैबिट का। एटॉमिक हैबिट का डेटा मांगने के लिए क्या हुआ? रिक्वेस्ट कहां गई? डेटाबेस के ऊपर गई। उसने बोला भाई सर्च करो बुक्स एटॉमिक हैबिट्स किसकी हैं, क्या डिटेल्स हैं। एटॉमिक हैबिट से रिलेटेड जितनी बुक्स थी वहां यहाँ से सर्च होकर आई, अपडेटेड डेटा यहाँ पे मिडिलवेयर को मिला, मिडिलवेयर ने रिस्पांस देकर यहाँ पर दिया, और इस तरह से आपके पास ये अमेजोन का डेटा यहाँ पे आपको डिस्प्लेड फॉर्म में नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है। सर इसका एग्जाम्पल कोड मेरे पास बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है, तो मिडिलवेयर भी है और फ्रंट एंड भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम दिखाते हैं। मैं जस्ट एक कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो आपने ये फ्लो देखा, ये है फुल स्टैक डेवलपमेंट, इसको फुल स्टैक कहा जाता है। आप लोगों को ये फ्लो समझ आया कि भाई फ्रंट एंड डिजाइनिंग ये आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके अंदर आपने रिपोर्ट को भी बनाना है, यानी डिस्प्ले भी देना है, और फील्ड्स इनपुट भी लेनी है। जैसे कि आपके पास यहां अमेजोन में हो रहा है। अमेजोन में क्या हो रहा है अभी फिर देखें अगेन, ये डिस्प्ले भी हो रहा है, यानी रिपोर्ट भी हो रही है, डिस्प्ले भी कर रहे हैं, लिस्ट भी ले रहे हैं, और यहां पर आप इनपुट भी ले रहे हैं, यानी कि डेटा को इनपुट भी ले रहे हैं फॉर्म के ऊपर। ठीक है, और फिर सबमिट कर रहे हैं, तो मिडिलवेयर पे रिक्वेस्ट जा रही है, मिडिलवेयर से फिर डेटाबेस में पास हो रही है, वहां से अगेन डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, फिर यहां आ रहा है, और ये पूरा फ्लो है, दैट इज कंप्लीट फ्लो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इस फ्लो को याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट आप लोगों ने जो सीखी है यहाँ पर, ये आपको सिखाई जा रही है, वो नेक्स्ट जीएस के थ्रू सिखाई जा रही है। वो किसके थ्रू सिखाई जा रही है? नेक्स्ट जीएस के थ्रू सिखाई जा रही है। वैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है और भी लैंग्वेजेस के थ्रू की जा सकती है, जैसे कि जावा है, डॉट नेट है, पीएचपी है, लेकिन नेक्स्ट जीएस जो है वो इस वक्त एक तो इजी भी है और जरा रैपिड है कंपैरेटिवली दीज टेक्नोलॉजीज के। ठीक है, तो इसलिए हम नेक्स्ट जीएस को यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई जावा के डेवलपर हैं, वो जावा में फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई वो इसमें कोई दो चीजें मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, बट आप ये समझाने के लिए है कि इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि जावा में भी हो सकती है, डॉट नेट में भी हो सकती है, पीएचपी में भी हो सकती है, बट हम जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट जीएस में कर रहे हैं। ठीक, तो ये है जो कंप्लीट आप लोग
कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहें, अब आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहें, फुल स्टैक आप लोग बना सकते हैं। और इसी तरह से बनाएंगे कि उसमें आप एनी एनी वेब एप्लीकेशन, कोई भी वेब, कोई भी किसी भी किस्म की, चाहे वो ई कॉमर्स बेस हो, चाहे वो किसी भी टाइप की वेब एप्लीकेशन हो, उसके अंदर आप ये ही 3 लेयर्स में काम कर रहे होंगे। कुछ काम यहां कर रहे होंगे, फिर आप क्या करेंगे, यूआई बनाएंगे, पहले अपने एप्लीकेशन की यूआई बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट्स यानी डिस्प्ले लिस्टिंग बनाएंगे, उसकी लिस्ट पेजेस बनाएंगे, फिर उसका मिडलवेयर बनाएंगे, उसमें आप चीजें रखेंगे वैलिडेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, रिस्पॉन्स जनरेशन के लिए, वो कंपोनेंट बनाएंगे मिडलवेयर के। फिर उसके बाद आप उसकी डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, उसके टेबल्स बनाएंगे, उसमें उसकी लेयर बनाएंगे, डेटाबेस की परसिस्टेंस लेयर बनाएंगे या बैकएंड लेयर बनाएंगे। तो यही पूरी चीज होती है जो कि वेब एप्लीकेशन या फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन में यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समझ लें कि तकरीबन एंड हो गया, खत्म हो गया डेटाबेस की डिजाइनिंग मॉडलिंग, जो कि हमने आपको एंड टू एंड बता दिया। एंड टू एंड का मतलब ये है कि आपको अब किसी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, किसी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। आपको हर चीज पता चल चुकी है। अब कोई ऐसी चीज आपसे छुपी भी नहीं है कि आपको ये ना समझ में आए कि फ्रंट एंड क्या होता है, मिडलवेयर क्या होता है, डेटाबेस का लेयर क्या होती है, डीबी लेयर क्या होती है। एक एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअली बता दी है, रूट लेवल से बता दी है, फंडामेंटल्स के साथ समझा दी है, टेबल की डिजाइनिंग डेवलपमेंट, उसकी एनालिसिस कैसे की जाती है, एंटिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लाइंट से कैसे रिक्वायरमेंट लेंगे, उसमें से एट्रीब्यूट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंटिटीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्यूरीज लिखेंगे कैसे, डेटाबेस की डिजाइनिंग कैसे करेंगे, आरडीबीएमएस को कैसे सिलेक्ट करेंगे। हर चीज आपको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आपके सामने रख दी है। तो अब कोई किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, इवन ये अमेजोन टाइप की ही क्यों ना वेबसाइट हो, वो भी आप आराम से बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आप ये बता देंगे अगर आपको कोई ऐसी चीज रह गई है फिर भी कि जो चीज समझ में नहीं आई है और आपको नेक्स्ट क्लास की जरूरत है, तो मुझे बता दें, नहीं तो ये कोर्स यहां पर एंड हो गया ये। जी, अब आप अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स बनाएं, ग्रुप्स के अंदर कोलैबोरेशन के अंदर काम करें, मिलकर काम करें, छोटे छोटे से खुद से असाइनमेंट्स क्रिएट करें, खुद से प्रोजेक्ट्स बनाएं। आप जाएं क्लोन बनाएं, किसी वेबसाइट का क्लोन बनाएं, अमेजोन का क्लोन बनाएं। जब आप क्लोन बनाएंगे किसी भी वेबसाइट का, तो आपको खुद ही, आप ये मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये जैसे एग्जांपल दी मैंने आपको, कि आप इस पूरे पूरे फुल स्टैक उससे जो है ना फ्लो से गुजर जाएंगे। जब आप ये अमेजोन का क्लोन बनाएंगे, ये पूरे फुल स्टैक से गुजर जाएंगे आप। ठीक है, आप बनाएं इसका आप। ठीक है, आप कोई भी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का बना लें, किसी दूसरी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का क्लोन बनाएं और उसमें ये तीनों लेयर्स को यूज करें, आपकी मुकम्मल प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब आप अपने फाइवर पे जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपवर्क पे जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं और काम स्टार्ट कर दें। अब आप एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हैं। ठीक है जी। अभी कोई कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, सबको मुबारक हो, मैं तो सबको देता हूँ भाई कि बहुत अच्छे माशाल्लाह तरीके से आप लोगों ने चीजें समझ ली यार, ये बहुत बड़ी बात है, वरना चीजें ना स्टूडेंट्स बेचारे समझ भी नहीं पाते बाज़ औक़ात। तो शुक्र है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से चीजें समझ ली और सबको सब कुछ ले लिया। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज समझ में ना आए, किसी किस्म की असिस्टेंस की, टेक्निकल असिस्टेंस की हेल्प की जरूरत हो, तो आप लोग बिल्कुल हमें टेकवर्स 51 पे आप कांटेक्ट करें, हमसे पूछें, हम आपको बिल्कुल एक एक चीज गाइड करेंगे, फिक्र नहीं करें इसमें। ठीक है, बस अब आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट हो जाएं। सारी चीजें आपको पता चल गई है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, मिडलवेयर में क्या होता है, डेटाबेस लेयर पे क्या होता है, हर चीज पता चल गई। ठीक है।